जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार एंड हमारा आज का ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। एंड आज के इस पार्ट में हम भारतीय संविधान में दिए गए सभी 6 मुख्य मौलिक अधिकारों को बेसिक्स के साथ फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड मैं यहां पर 100% की गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप हमारा आज का ये वीडियो पूरा देखते हैं और हर एक चीज को ध्यान से समझते हैं तो मौलिक अधिकारों को लेकर आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। मौलिक अधिकारों के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि आज के इस चैप्टर में यहां पर मौलिक अधिकारों से रिलेटेड लगभग सभी जानकारियां दी गई हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने ये दो टॉपिक कवर किए थे। एक था कि अधिकार क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्या है, दूसरा लोकतंत्र में हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें 3 एग्जांपल के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 1 का वीडियो और साथ ही साथ एनसीईआरटी पॉलिटी की प्लेलिस्ट दे दी है, जाकर के आप लोग देख लेना, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने गुआंतानामो बे का जेल, इसका एक उदाहरण कवर किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सऊदी अरब में नागरिक अधिकार जो है, इसका उदाहरण कवर किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोसोवो में जातीय नरसंहार किस तरह से हुआ, इसका उदाहरण भी कवर किया था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लोकतंत्र में अधिकार किस तरह से होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, इसके अलावा लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजों को हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों की, जो कि है मुख्य रूप से मौलिक अधिकार, ओके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप यूपीएससी, एसएससी, शिक्षक भर्ती या किसी अन्य ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी से प्रश्न आने वाले हैं, तो आप हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, तो चलिए मैं आपको इस कोर्स और ऑफर दोनों के विषय में बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। फीचर्स के आधार पर ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर है, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो क्वालिटी कंटेंट एंड फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 10 से 15,000 रुपए के कोर्सेस में भी और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसमें हम आपको सबसे पहले स्पेशल रिकॉर्डेड क्लासेस एंड स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इन दोनों को बनाते समय हम काफी रिसर्च करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग से हाईलाइट करके रखते हैं, जिससे कि उन पर फोकस कर पाए आप और रिवीजन के टाइम पर उनको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे। और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया है। साथ ही साथ इस कोर्स का सबसे हाईलाइटेड फीचर मिलता है टेस्ट सीरीज और क्विज। देखो, इसमें हम आपको जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको और कहीं भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम इसमें हर एक चैप्टर पर कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक से बनने वाले सभी तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाए। एंड चूंकि हमारा ये कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है, इसलिए आप किसी भी एग्जाम, देखो इस कोर्स को स्पेशली हमने यूपीएससी वालों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसके अलावा एसएससी की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को बेसिक्स के साथ गहराई से एडवांस लेवल तक कवर करते हैं, जिससे कि हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को समझना आपके लिए आसान रहे। एंड चूंकि मैं काफी लंबे समय से यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हर बच्चा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसी बात का ध्यान रखते हुए मैंने हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस को कंप्लीटली फ्री कर दिया, जो कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल एंड हमारे दृढ़ संकल्प ऐप दोनों ही जगह पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप अभी तक की आई हुई क्लासेस देखना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। एंड हाँ, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कभी प्ले स्टोर से हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लेना, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए हैं तो ओनली नोट्स पर क्लिक कीजिएगा, ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो ओनली टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स या किसी एक सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए तो वो भी आप पेड कोर्स पर जाकर के परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको देखना है कि कैसा कंटेंट है, वो फ्री कंटेंट में जाकर के आप देख सकते हो कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। एंड हाँ, कूपन कोड अभिषेक सर, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर कोर्सेस में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप नोट्स परचेस कर रहे हो तो उसमें भी जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा मिलेगा। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके कोर्सेस एंड नोट्स को परचेस कर सकते हो डिस्काउंट के साथ। अभी 25 चल रहा है, आगे जो भी होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं।
तो हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान में अधिकार। अब यहां पर आपको मुख्य रूप से भारतीय संविधान में दिए गए सभी 6 मुख्य मौलिक अधिकारों को एक एक करके समझना है, लेकिन इनको समझने से पहले आप कुछ बेसिक बातों को भी समझ लीजिएगा, जैसे कि हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। अब देखो, इसकी आवश्यकता हम आपको पिछली कई सारी क्लासेस में ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि कई बार लोकतांत्रिक देशों में जो चुनी हुई सरकारें होती हैं, ये अपने ही देश के नागरिकों के अधिकारों पर हमला करने लगती हैं, या फिर यूं कहें कि वे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करती हैं। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत होती है, ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। ठीक है, अब जो ये अधिकार हैं जिन्हें हर लोकतांत्रिक देश में सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है, इन्हें संविधान में लिखित रूप से दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कई बार लोकतांत्रिक देशों में चुनी हुई सरकारें अपने ही देश के नागरिकों के अधिकारों पर हमला करने लगती हैं। सरकार ऐसा ना कर सके, अपने ही देश के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना करें, इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत होती है, और ये अधिकार मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। इन्हें हर लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिखित रूप से दर्ज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा जा रहा है कि विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज हैं। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब जैसे कि आप दुनिया के किसी अन्य लोकतांत्रिक देश के संविधान को देखोगे, हम मान लेते हैं अमेरिका के संविधान को या कनाडा के संविधान को या किसी अन्य लोकतांत्रिक देश के संविधान को अगर आप देखोगे, तो हर लोकतांत्रिक देश के संविधान में आपको कुछ अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज मिलेंगे, जिन्हें सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। ठीक इसी तरह से भारत के संविधान में भी कुछ अधिकारों को दर्ज किया गया है और इन्हें सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इन्हीं अधिकारों को कहा गया है मौलिक अधिकार। अध्याय 3 अर्थात चैप्टर 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा था। ठीक है, अब जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसमें ये 3 शब्द दिए गए हैं कि यह भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। भारत देश की संविधान की जो प्रस्तावना है, ये भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। ठीक है, अब जो मौलिक अधिकार हैं, ये इन तीनों वादों को व्यवहारिक रूप देने का काम करते हैं। कैसे? मौलिक अधिकारों में जो पहला अधिकार है, वो है आपका समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता की जो यहां पर बात की गई है, वो पहले मौलिक अधिकार से पूरी होती है। दूसरी है स्वतंत्रता। ठीक है, तो दूसरा मौलिक अधिकार आपको मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी यहां पर क्लियर हो जाता है। तीसरा है न्याय। अब आप यहां पर देखोगे तो शोषण के खिलाफ अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है, और आपको मिलता है एक संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो यहां पर जो शोषण के खिलाफ अधिकार है, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति शोषण करता है, सरकार शोषण करती है, तो आप न्याय पाने के लिए अदालत जा सकते हो, न्यायपालिका जा सकते हो। ठीक है, तो शोषण के खिलाफ भी आपको अधिकार दिया गया। इस तरह से अगर आप देखोगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की जो बात कही गई है, इसे मौलिक अधिकार व्यवहारिक रूप देने का काम करते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की 2 बुनियादी चीजें हैं। ठीक है, 2 बुनियादी विशेषताएं हैं। पहली है आपके ये मौलिक अधिकार, और दूसरे मिलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के विषय में हमने क्लास 8 की एनसीईआरटी में आपको बताया था। अभी आगे चल करके उनको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस टॉपिक में आपको यहां पर मौलिक अधिकारों को डिटेल में समझना है। मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे संविधान की बुनियाद हैं। क्या है? बुनियाद हैं, क्योंकि इनको सरकार से ऊपर का दर्जा दिया गया। संविधान में जितने भी प्रावधान दिए गए, जितने भी कानून दिए गए हैं, वो मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही दिए गए। कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसा अधिकार या कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं बनाया जा सकता है जो किसी भी एक मौलिक अधिकार का हनन करे। ठीक है, किसी भी मौलिक अधिकार का अगर कोई कानून हनन करता है तो उसे तुरंत रद्द करना होगा। सारे के सारे कानून मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा संविधान जो है वो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये 6 के 6 मौलिक अधिकार आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जो कि है समानता का अधिकार। ठीक है, इसे थोड़ा डिटेल में अब आप यहां पर समझिएगा। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, और कहा जा रहा है कि हमारा संविधान कहता है
कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। थोड़ा सा क्रिटिकल है, घुमावदार है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करो। कहा जा रहा है कि हमारा जो संविधान है, संविधान का यह कहना है कि सरकार यानी कि हमारे भारत देश में किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार क्यों ना, चाहे राज्य में या केंद्र में, ठीक है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, कोई भी सरकार बनाकर बैठा हो, कोई भी सरकार जो है वो भारत की किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। अर्थात कानून के सामने समानता यानी कि देश का कोई भी व्यक्ति, देश के सभी नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो या देश का एक छोटा सा भिखारी हो या खेतिहर मजदूर हो, हर व्यक्ति कानून के सामने समान हो। क्या है? कानून के सामने समानता हर किसी को मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून के सामने ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा। दूसरा, कानून से संरक्षण, अर्थात देश के राष्ट्रपति से लेकर के एक भिखारी तक हर व्यक्ति को कानून से संरक्षण मिलना चाहिए, और वो भी समान अधिकार, यानी कि हर किसी को समान रूप से संरक्षण और समान रूप से समानता मिलनी चाहिए। इस अधिकार से देश की जो सरकार है वो किसी को भी वंचित नहीं कर सकती। अर्थात सरकार को देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को कानून के सामने समानता और संरक्षण प्रदान करना होगा। ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या एक खेतिहर मजदूरी क्यों ना हो। इसे कानून का राज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कानून का राज कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप अगर उत्तर प्रदेश में देखोगे वर्तमान समय में, तो अभी यहां पर आपको कानून का राज देखने को मिलेगा। एक दो अपवाद छोड़ दो तो आपको उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून का राज देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर आप 10 साल पहले की बात करते हो, ठीक है, जब हमारे यहां पर सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की, या इससे पहले की बात करोगे तो यहां पर गुंडा राज हुआ करता था। अभी बिहार में आप देखोगे तो वहां पर आपको गुंडा राज देखने को मिलता है। इसमें है क्या कि हर व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिले होते हैं गुंडा राज में, ठीक है। और कानून के राज में क्या है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। जब हमारे यहां पर योगी जी की सरकार बनी तो जितने भी गुंडा लोग थे, या तो उनका एनकाउंटर कर दिया गया या वो सभी हाथ जोड़कर कानून के सामने आ गए कि भाई हमें जेल में डाल दो, हमें मरना नहीं है। ठीक है, आप देखो कितने सारे एनकाउंटर किए गए। इन सभी लोगों ने आतंक फैलाकर मचा रखा था, आतंक फैला रखा था। ठीक है, ये कानून का राज स्थापित नहीं होने दे रहे थे। ठीक है, लेकिन योगी जी आए, उन्होंने कानून का राज स्थापित किया। ठीक इसी तरह से अभी बिहार में भी चल रहा है। ठीक है, बिहार में कानून का राज है लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हर व्यक्ति कानून के सामने समान होगा, ठीक है, हर व्यक्ति को समान रूप से कानून के सामने समानता और संरक्षण मिलेगा तो कानून का राज कहलाएगा। ठीक है, कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। जब तक कानून का राज नहीं होगा तब तक वहां पर पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं हो। कानून का राज ना होने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को ज्यादा अधिकार दिए जा रहे, किसी व्यक्ति को कम अधिकार दिए जा रहे। अब एक गुंडा जा रहा है, पुलिस स्टेशन में बैठ रहा है तो उसके लिए कुर्सी डाली जा रही, एक आम आदमी जा रहा है तो उसके लिए डंडा खड़ा है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। तो ये एक तरह से समानता नहीं होगी। ठीक है, तो अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में आपको समानता मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। पहले क्या होता था, आप नेता के पास फोन करो उत्तर प्रदेश में, तब नेता पुलिस स्टेशन में फोन करता था, तब रिपोर्ट लिखी जाती थी। अब क्या है, आप पुलिस स्टेशन में जाइएगा, डायरेक्ट आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो अब यहां पर कानून का राज अर्थात लोकतंत्र यहां पर पूरी तरह से आपको देखने को मिल रहा है। अगले बिंदु में, प्रधानमंत्री हो या कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री हो या खेतिहर मजदूर, कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। क्या कहा जा रहा है? वैधानिक रूप से, यानी कि नियम के अनुसार अगर देखो तो कोई भी व्यक्ति अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो कि भाई प्रधानमंत्री का बेटा है तो वो प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा दावा नहीं कर सकता। वैधानिक रूप से ये गलत है। ठीक है, संवैधानिक
वैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री होगा, उसका बेटा नहीं होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है। राजा वही बनेगा जिसे जनता बनाना चाहेगी, ठीक है। इसी तरह से वैधानिक रूप से कोई भी व्यक्ति अपने पद या जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं पा सकता और कोई खास व्यवहार का दावा भी नहीं कर सकता कानून के सामने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है जैसे कुछ साल पहले अगर आप देखोगे तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया गया था। अब आप कहोगे कि भैया कौन से ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया गया था, तो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल लीजिएगा इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। ये भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। इन पर 1975 में चुनाव में धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और 6 सालों के लिए, कितने, टोटल 6 सालों के लिए राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद इन्होंने इमरजेंसी वगैरह लगाई थी, बहुत बवाल हुआ था, ठीक है। तो भाई इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, ठीक है, जैसे सबके ऊपर चलता है। बाकायदा इनको हाजिरी लगानी पड़ी, फिर दोषी पाया गया और बैन भी लगा दिया। कि वो बात अलग की है कि इन्होंने मतलब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और गलत इस्तेमाल करके इमरजेंसी वगैरह लगाई और भी कई सारी चीजें की। बट आप यहां पर डायरेक्टली देख सकते हो कि कानून की नजर में इनको भी एक आम नागरिक की तरह ट्रीट किया गया। दूसरा एग्जाम्पल मिलता है आपको गुलजारी लाल नंदा जी का। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर धोखाधड़ी का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। यानी जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने मतलब धोखाधड़ी की है, ऐसा आरोप लगाया गया था। हालांकि ये साबित नहीं हुआ था। इन्हीं का यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि इनका गुलजारी लाल नंदा जी का, ठीक है। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको मिलते हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। इसी तरह से अगर आप देखो तो मनमोहन सिंह के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने धोखाधड़ी मतलब इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भी कई तरह के तो आरोप लगाए जाते हैं। जब भी मुकदमा होता है तो इनको एक आम नागरिक की तरह मुकदमा लड़ना पड़ता है, ठीक है। आगे सारे मामलों पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था। यानी पीवी नरसिम्हा राव या फिर इनसे पहले जो थे उनकी बात की जा रही, ठीक है। लेकिन जब तक मामला चला उन्हें एक आम नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत और कागजात दाखिल करने पड़े, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक हो, ठीक है, हर किसी के लिए कानून समान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि समानता की जो बात यहां पर कही जा रही है ये जमीनी लेवल पर है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, ठीक है। हर व्यक्ति को समानता चाहिए, ठीक है। तो इस बुनियादी स्थिति को यानी कि बिल्कुल जो नींव है समानता, ठीक है, इसको संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट किया है और स्पष्ट करके बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया। क्या है कि सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। कहने का मतलब यहां पर यह है कि देश की सरकार किसी भी व्यक्ति से ना तो उसके धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकती है, ना उसकी जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना ही जन्म स्थल के आधार पर। चाहे वो दक्षिण भारत का हो या उत्तर भारत का हो या पूर्वी भारत का हो या पश्चिमी भारत का हो, किसी भी इलाके से आया हुआ व्यक्ति हो, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। जो सार्वजनिक स्थल हैं जैसे कि दुकान, आपने अपनी प्राइवेट दुकान खोल रखी, कोई बात नहीं, लेकिन दुकान है तो उसे सार्वजनिक स्थल में ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। होटल है तो उसे सार्वजनिक स्थल में ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। आपने अपना खोला है कोई बात नहीं, लेकिन होटल है तो सार्वजनिक स्थल होगा। सिनेमा घर है तो सार्वजनिक स्थल है, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस में इनकी गिनती की जाती है, एक होटल, दूसरा दुकान और तीसरा आपको मिलता है सिनेमाघर, ठीक है। ये कुछ ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जिसमें किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार जो सार्वजनिक कुएं हैं, जो पब्लिकली ओपन है कुआं सबके लिए, ठीक है, और सार्वजनिक तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। अगर आपने अपना प्राइवेट तालाब बना रखा है, आपने अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल बना रखा है, प्राइवेट सड़क बना रखी है अपनी खुद की, ठीक है, या खेल का मैदान में रखा है, तो वहां पर आप आने से किसी व्यक्ति को रोक सकते हो, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, जो पब्लिकली ओपन है सबके लिए,
वहां पर जाने से ना तो सरकार और ना ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रोक सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ क्या है कि मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। जो पब्लिकली ओपन हैं भवन, जैसे कि आपने देखा होगा शादी घर बनाए जाते हैं गांव में, ठीक है, तो वो भी सबके लिए है। आगे बढ़ते हैं। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। हाँ, जैसे कि कुएं का इस्तेमाल करने से लंबे समय तक रोका गया, तालाब का इस्तेमाल करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके थे, ठीक है, दुकान में आने से रोका गया। अभी अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहां पर ये चीजें अभी भी आपको देखने को मिलती हैं कि वहां पर जो हिंदू लोग हैं वो अगर बाल कटाने के लिए जाते हैं तो मुसलमान उनके बाल नहीं काटते हैं। अगर वो किसी दुकान पर खाना खाने के लिए जाते हैं होटल वगैरह में, तो उनके लिए अलग बर्तन का इंतजाम किया गया, वो उन्हीं में खाएंगे और बर्तन धुलकर रखे जाएंगे। यूट्यूब पर डालकर देखो, इस तरह की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की चीजें भारत में ना हो, इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ करते हुए संविधान में ये सारी बातें लिखी गई हैं। अगले बिंदु में, सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। यानी कि कहना यहां पर यह है कि अगर सरकार किसी पद पर किसी नियुक्ति कर रही है, यानी कि आपने खाली पद है तो उसके लिए वैकेंसी निकाली है, आप वैकेंसी फिल करना चाहते हो, तो वहां पर जाति, धर्म, लिंग, समुदाय या जन्म स्थल के आधार पर भर्ती नहीं कर सकते हो। वो पब्लिकली ओपन रहेगी। नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर समान हैं, ये संविधान में कहा गया है। ठीक है, उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या अन्य के आधार पर, यानी भेदभाव के आधार पर अगर आप किसी व्यक्ति को अयोग्य करार दे रहे हैं तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, उपरोक्त आधारों पर, जैसे कि भारत में नौकरियों में इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और अन्य पिछड़ी जातियां हैं, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई इसको आप बाद में समझना, थोड़ा सा इसे और समझ लो अयोग्यता वाली बात को। इसे देखो, किसी भी व्यक्ति को आप धर्म, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति इस पद के लिए अयोग्य है। ठीक है, अच्छा, हमारे देश में क्या है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये काफी लंबे समय से आगे नहीं आए, ये पिछड़े हैं। ठीक है, इसलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। ये प्राथमिकता देना की जो यहां पर बात की गई है, ये क्यों है? ताकि इनको आगे बढ़ाया जा सके, ये पिछड़े ना रहें, समानता लाई जा सके। ठीक है, अब मान लो कि ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये स्वयं आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि काफी लंबे समय से इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, इनके पास इतना संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है कि ये खुद पढ़ सकें। इसलिए सरकार ने क्या किया, इनको आरक्षण दिया ताकि ये समाज में रहने वाले जो अन्य लोग हैं उनकी बराबरी पर आ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है। ठीक है, अब जो ये आरक्षण की व्यवस्था है कि योजनाएं लेकर के आए, स्त्रियों, गरीबों और शारीरिक रूप से जो कमजोर लोग हैं या विकलांग लोग हैं, इनको हमने प्राथमिकता दे दी। ठीक है, ये जो व्यवस्था है हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ये अधिकार, समानता के अधिकार के खिलाफ जाती है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है कि हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। ठीक है, क्या है, हर किसी से उसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम समान व्यवहार करें। समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अब मान लो कि भाई एक व्यक्ति है जो 10 रोटी खा सकता है और एक व्यक्ति है जो 100 रोटी खा सकता है। ठीक है, अब आप 10 रोटी खाने वाले से ये कहो कि भाई इनकी समानता करो। ठीक है, तो भाई इसका शरीर है 10 रोटी वाला, इसका शरीर है ए नाम का व्यक्ति है जिसका शरीर है 100 रोटी वाला, और बी नाम का शरीर जिसका शरीर है मतलब 10 रोटी वाला। अब 10 रोटी वाला शरीर 100 रोटी तो खा नहीं सकता, तो आपको कि कहां से समानता है? तो क्या बी नाम का जो शरीर है ये हमेशा नीचे दब करके रहे? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे में क्या किया जाएगा, इनके लिए 10 रोटी का इंतजाम किया जाएगा और इनके लिए 100 रोटी का इंतजाम किया, इनको आरक्षण दिया जाए, इनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि ये भी इस व्यक्ति के समान आ सके। क्योंकि हमारे देश
इसमें समानता की बात की गई है, हमेशा दबे ना रहें बी लोग, इसलिए आरक्षण की बात कही जाती है। ठीक है, थोड़ा सा और समझो क्या है समानता का मतलब है कि हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, समान व्यवहार करना। ठीक है, ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अब किसी के पास क्षमता ही नहीं है कि वो 90 नंबर लेकर के आ सके, तो कैसे लेकर के आएगा? उसके पास ना संसाधन है, ना ही इतना समय है कि पढ़ पाए। ऐसे में उसको क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा आरक्षण दिया गया ताकि आप भी सभी लोगों के समान आ सकें। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देने की जरूरत होती है कि भाई अवसर की समानता मिल सके। ठीक है, अब जैसे कि मान लो अगर आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो जनरल कैटेगरी के लोग ही आपको गवर्नमेंट में हर जगह देखने को मिलेंगे। ये जो SC ST कैटेगरी के लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास इतनी मतलब खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, अवसर की समानता नहीं है, अवसर की तो समानता है बट योग्यता नहीं इनके पास में, इनकी क्षमता नहीं है। ठीक है, तो क्षमता के अनुसार जो तो समानता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आरक्षण यही करता है। संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आरक्षण जो दिया गया ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान ने ये दो बातें कही हैं। कौन कौन सी? पहला कि भैया उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। ठीक है, दूसरा क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। ये दो बातें संविधान कहता है और इसके अनुसार क्या कह रहा है कि आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, ये संविधान खुद कह रहा है। ठीक है, तो अगर कोई कहे तो याद रखना, अगर प्रश्न आता है कि क्या आरक्षण संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगले बिंदु में कहा गया है कि किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। जो सामाजिक जीवन है, जो समाज में हम देखते हैं लोग जो अपना जीवन जीते हैं, दैनिक जीवन जीते हैं, इस सामाजिक जीवन में भी हमें क्या है कि भेदभाव ना होने का सिद्धांत लागू करना होता है संविधान के अनुसार। ठीक है, संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है। समझिएगा इसे, संविधान में क्या है, अभी तक हमारे समाज में और अभी भी अगर आप देखोगे तो छुआछूत का एक अवधारणा देखने को मिलती है। ऊंच नीच, छुआछूत, छूतपात। ठीक है, ये बहुत अधिक हमारे समाज में गहराई से जमे हुए थे। ठीक है, तो संविधान सामाजिक भेदभाव, ये एक तरह का सामाजिक भेदभाव है कि समाज में रहने वाले चार वर्ग के लोग हैं, चारों वर्ग एक दूसरे से अपने आप को छोटा बड़ा मानते हैं और कुछ लोग छुआछूत भी मानते हैं। ठीक है, तो सामाजिक भेदभाव के एक बहुत प्रबल रूप है ये छुआछूत। इसका जिक्र हुआ है किसमें? संविधान में। और सरकार को निर्देश देता है संविधान कि इसे समाप्त करे। सरकार को संविधान ने यह निर्देश दिया है, किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहां छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। याद रखना, छुआछूत का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जो छोटी जाति के लोग हैं उनको छूने से बचा है, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है। सिर्फ छूना ही नहीं, अगर आप किसी व्यक्ति को नीची नजर से भी देखते हो तो यह भी एक तरह का छुआछूत है। यह भी एक तरह की समाज में भेदभाव की अवधारणा है, इसको भी खत्म करने के लिए आदेश देता है संविधान। या उसके साथ अलग तरह का व्यवहार करते हो, ठीक है, यानी कि बात भी कर रहे हो, आपने उसके सामने नजर भी सीधी कर ली, ठीक है, छुआछूत भी कर रहे हो, लेकिन आप उसको अपने बराबर नहीं बैठने दे रहे, या समाज में अपने बराबर उससे व्यवहार नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक तरह का भेदभाव है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। क्या किया? दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है छुआछूत को। आगे बढ़ते हैं, तो छुआछूत भी एक तरह का दंडनीय अपराध है। अब इसमें कितनी चीजें होंगी समझिएगा। सबसे पहले तो हमने यहां पर देखा कि कानून के सामने, ठीक है, समानता और कानून से संरक्षण के मामले में आप सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकती। ठीक है, जो कानून का राज है यही लोकतंत्र की बुनियाद है और कानून के सामने सभी लोग समान हो, यही कानून का राज है। ठीक है, कानून का राज किसे कहते हैं? कि कानून के सामने सभी लोग समान हो, वही कानून का राज है। ऐसा नहीं कि राजनेता फोन कर रहा है तब वहां पर रिपोर्ट लिखी जाए तो यहां पर राजनेता बड़ा हो गया, बाकी लोग छोटे हो गए। ठीक है, या कोई अधिकारी फोन कर रहा है पुलिस वाले के पास तब रिपोर्ट लिखी जा रही है, यहां पर वो अधिकारी बड़ा हो गया। ठीक है, जब
अपने आप हर किसी का काम होने लगे, हर किसी को समान माना जाए, तो वो है कानून का राज। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री से लेकर खेतिहर मजदूर सब वैधानिक रूप से क्या है, कानून की नजर में समान है, किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। दो बातें हो गई। तीसरी बात यहां पर समझिएगा कि भैया हाँ, जो किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकार किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, ना तो समाज में और ना ही सरकार में। यहां पर सरकार की बात की जा रही है कि सरकार किसी के साथ धर्म, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। और जो सार्वजनिक स्थल हैं, ठीक है, सार्वजनिक भवन, ये सब पब्लिक प्लेसेस जो हैं, वहां पर जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। तीसरा, सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो यहां पर भी आप किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। सरकार के लिए बात की गई। फिर इसके अलावा जो आपका आरक्षण है, ठीक है, आरक्षण ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। इसके दो कारण यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब एक और बताया गया, छुआछूत। ठीक है, जो छुआछूत है इसमें कई सारी चीजें हैं और इन सभी चीजों को समाप्त करने का आदेश देता है संविधान देश की सरकारों को, और सरकारें इसके लिए कार्य भी कर रही हैं। ठीक है, अब छुआछूत के एक नहीं कई सारे रूप होते हैं। इन रूपों को यहां पर बताया गया, एक एक करके समझो। सबसे पहला है, हाँ मतलब थोड़ा डिटेल में दिया गया, समझो। सन 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार हैं जिनका नाम है पी साईनाथ। इन्होंने दलितों या अनुसूचित जाति के, हाँ दलित को या अनुसूचित जाति को के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेख माला लिखी थी। ठीक है, इनका नाम क्या है, पी साईनाथ, जो कि एनसीईआरटी में इनका लेख दिया गया, तो हमने भी रख लिया। अब यहां पर देखो, जो लेख दिया गया है, ठीक है, वो द हिंदू से दिया गया है। ठीक है, ये अंग्रेजी अखबार है। इसलिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसकी, यूपीएससी की, ठीक है, तो इस अखबार को जरूर पढ़ो। अगर पढ़ नहीं सकते हो तो यूट्यूब पर इनका एनालिसिस आता है, उसको देखा करो। ठीक है, बहुत सारे लोग देते हैं, ठीक है, उनका देखो, मैं तो नहीं देता हूं बट बहुत सारे लोग देते हैं, उसको देखा जरूर करो। ठीक है, क्योंकि द हिंदू में ऐसी ही चीजें दी जाती हैं और इनसे यूपीएससी में प्रश्न पूछ दिया जाता है, कई बार प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कि एक लेखमाला लिखी थी, यानी कि एक लेख लिखा था, एक मिनट, हाँ एक लेख लिखा था। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर ये 5 तरह के छुआछूत देखने को मिले। पहला, चाय की दुकानों पर 2 तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए और दूसरा बाकी लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह का बहुत ही घृणित छुआछूत है और ये एक अपराध भी है, दंडनीय अपराध है। ठीक है, छुआछूत जो है ये दंडनीय अपराध, ये अब तो हमारे देश में लगभग समाप्त हो गया है। जो बहुत पिछड़े इलाके हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी एक न्यूज पिंच नाम से यूट्यूब चैनल नया खुला है। ठीक है, वहां पर पत्रकार हैं जो लल्लन टॉप से निकले हुए हैं, उन्होंने मूसहर जाति के लोगों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ऐसे आपको अपवाद देखने को मिलते हैं हमारे देश में कई जगहों पर। ठीक है, तो जो मूसहर जाति के लोग हैं, ये बिहार में बेसिकली हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत पिछड़े हैं और इनके लिए कुछ इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इनके पास से लोग नहीं निकलते क्योंकि इनके शरीर से बदबू आती है। ठीक है, बदबू क्यों आती है इसका कारण भी बताया गया। ये अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, बहुत सारी चीजें, तो कुछ इस तरह के लोग जो इनके लिए इस तरह की चीजें आज भी हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा, हजाम दलितों के बाल नहीं काटते। हजाम यानी कि बाल काटने वाले जो नाई लोग होते हैं, ठीक है, दाढ़ी नहीं बनाते और बाल नहीं काटते। ये दलितों की यहाँ पर बात की मुख्य रूप से वो लोग जो नालियां साफ करने का काम करते हैं, जो लैट्रिन के गड्ढे साफ करने का काम करते हैं, इनके लिए ऐसी बात यहाँ पर की कि इनके बाल काटने से लोग बचते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी अब आमतौर पर जहां जहां पर विकास पहुंच रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, वहां पर ये चीजें भी समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी 1999 की बात है तो 1999 में ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करता था, अब तो लगभग समाप्ति के कगार पर है। अगला तीसरा पॉइंट है कि दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। ये पहले हुआ करता था, अब जितने भी स्कूल हैं वहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हर स्कूल में लगभग समानता आ चुकी है। जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, जैसे कि मूसहर जाति वाला इलाका, ठीक है, ऐसे इलाकों में हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और मूसहर जाति की अगर बात की जाए तो ये लोग पढ़ाई ही नहीं करते, इनके बच्चे पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। अगला, दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया था। हाँ, ये चीज आज भी हमें बहुत इलाकों में देखने को मिलती है कि दलितों की जब बारात होती है तो वहां पर जो दूल्हा होता है उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। घोड़ी पर चढ़ के बारात आती ना, दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, तो वो यहां पर नहीं बैठने दिया जाता। इसके खिलाफ आज भी हमें कई सारी शिकायतें देखने को मिलती, पहले ये बड़े लेवल पर हुआ करता था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता या उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता। अब पानी नहीं लेने दिया जाता, ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है। आज भी कुछ इलाकों में एक तो अपवाद आपको हर जिले में या हर स्टेट में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हैंडपंप को धो देना ये अब भी बहुत इलाकों में देखने को मिलता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर है, बट ये जो है कुछ ही इलाकों तक सीमित रह गया है। ठीक है, पानी भरने से रोकना, क्योंकि अब रिपोर्ट वगैरह होने लगी तो रोकने से लोगों ने बंद कर दिया। क्या करते हैं, हैंडपंप को धो लेते हैं। ठीक है, ये चीज आज भी हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। क्या आप अपने इलाके से कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं, बताइएगा। ठीक है, अगर आपके इलाके में भी ऐसे कुछ उदाहरण चले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब जो दूसरा अधिकार हमको मिलता है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार को भी डिटेल में समझना होगा, क्योंकि ये भी काफी बड़ा है और विस्तृत रूप से इसकी जानकारी यहां पर दी गई। काफी बड़ा अधिकार है ये। ठीक है, इसको लेकर कुछ प्रश्न भी रखे गए हैं। सारे प्रश्न आपको एक एक करके यहां पर समझने होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी। स्वतंत्रता का अधिकार अगला है हमारा। तो कहा जा रहा है, स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना है। क्या है, बाधाओं का ना होना, यानी कि आप कोई भी काम खुल करके कर सको, आपको कोई भी रोकने वाला ना हो। लेकिन क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल जाना सही है कि हम जिसके साथ जो चाहे कर सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश में दिया गया है, हर व्यक्ति को दिया गया है, लेकिन कुछ लिमिट के साथ दिया गया है। क्या लिमिट्स हैं, कैसा अधिकार है, डिटेल में समझो। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामले में किसी किस्म का दखल ना होना, ना सरकार का ना व्यक्तियों का। यानी कि हम जो कुछ भी करें, जो हमारा मामला है उसमें कोई भी दखल नहीं देगा, ना तो सरकार दखल देगी और ना ही कोई और व्यक्ति दखल देगा। हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम ही चाहते हैं कि हम समाज में रहें, ठीक है, गांव में रहें, शहर में रहें, लोगों के बीच में रहें, लेकिन स्वतंत्र होकर के रहें। हम जो चाहें करें, हमारा विरोध कोई ना करे, हमारे मामले में कोई व्यक्ति दखल ना दे। हम मन चाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें ये आदेश ना दे कि इसे ऐसा करो या वैसा करो, ऐसे करो या वैसे करो। ठीक है, यानी कि हम जो चाहें अपने मन से करें और जैसे चाहे उसे वैसे करें। ठीक है, हमें कोई रोके ना। ठीक है, ये इस तरह के अधिकार हर कोई चाहता है। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं, लेकिन जो स्वतंत्रताएं हमारे संविधान ने दी हैं वो कुछ लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं कि आप जो चाहें वो कर सको। मान लो कि आपको किसी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम है और आपका मन कर रहा है कि मैं इसे मार दूं, ठीक है, तो आपको इस बात की स्वतंत्रता नहीं है ना कि आप उसे मार दो, क्योंकि अगर आप उसे मार दोगे तो उसकी तो स्वतंत्रता छिन गई। ठीक है, वो जो चाहे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में दी गई। कैसी स्वतंत्रता है, इसे थोड़ा डिटेल में समझो। पहली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यानी आप जो चाहें बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं अपनी बात को, पब्लिक के सामने, सरकार के सामने, अपने घर में अपने लोगों के सामने रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यानी अपने आप को व्यक्त कर सकते हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो। दूसरा, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता है। आप जैसे चाहो वैसे नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हो, इसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। आप अपनी टीम बना सकते हो, अपना ग्रुप बना सकते हो, अपनी पार्टी बना सकते हो, अपना संघ बना सकते हो। ठीक है, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई। इसके बाद देश में कहीं भी जाने या आने की स्वतंत्रता दी गई है। पूरे देश में आप कहीं भी जाओ आओ, आपको पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी राज्य में जाओ आओ, आपको पूरी छूट दी गई है। पूरे देश में कहीं भी जा सकते हो और कहीं भी आ सकते हो। जैसे कि आप अगर भारत से अमेरिका जाओ तो आपको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। ठीक है, लेकिन पूरे देश में कहीं भी जाओ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस अपने मतलब पहचान पत्र होना चाहिए। इसके अलावा दो और हैं। कौन कौन से? पहला है कि देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, बिहार में रहना चाहते हो तो रह सकते हो। आप बिहार के रहने वाले हो, दक्षिण भारत में रहना चाहते हो, रह सकते हो। आप दक्षिण भारत के रहने वाले हो, पंजाब में रहना चाहो, रह सकते हो। ठीक है, भारत के किसी भी इलाके के रहने वाले हो और किसी भी इलाके में रहना चाहो, आप रह सकते हो। इस बात की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को दी गई है। ठीक है, अब आइए इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और स्वतंत्रता को थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं कि इन सभी चीजों में क्या लिमिटेशंस हैं और क्या लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि हर नागरिक को यह स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। ठीक है, जितनी भी यहां पर दी गई हैं, 6 की 6 कौन कौन सी हैं?
हाँ, 6 स्वतंत्रताएं दी गई, सारी स्वतंत्रताएं देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। अब भाई, आपको स्वतंत्रता मिली है कि आप संगठन बना सकते हो, शांतिपूर्ण ढंग से जमा हो सकते हो, ठीक है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप जो चाहो वो बोल सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी व्यक्ति को, देश में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को गालियां दो, ठीक है, और वो सुनता रहे बैठा बैठा, आप जो चाहो करो, आप उसकी जगह पर जाकर घर बना लो और वो बैठा बैठा देखता रहे, क्योंकि उसको भी ये स्वतंत्रता मिली हुई है। देश में रहने वाले चूंकि प्रत्येक नागरिक को ये सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, इसलिए आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। ठीक है, जैसे कोई भी काम करने, धंधा चुनने, पेशा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप कोई ऐसा पेशा नहीं चुन सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। आपने पेशा चुना लोगों को मारने का, ठीक है, अब उसके पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है, ठीक है, जिसे आप मारने जा रहे हैं, तो आप अगर उसे मारोगे, ठीक है, तो उसके रक्षा करने का अधिकार, या फिर यूं कहें कि उसके पास समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से रहने के अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी स्वतंत्रता से काम कर सकते हो, लेकिन आपकी वजह से दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, ये एक लिमिटेशन है। दूसरा, आपकी स्वतंत्रता सामाजिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। आप आंदोलन करना चाहते हो करो, पार्टी बनाना चाहते हो करो, गठबंधन करना चाहते हो करो, लेकिन आपकी पार्टी, आपकी गठबंधन, आपके किसी भी बात कहने से सामाजिक रूप से परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं होनी चाहिए। आप वह सब करने के लिए आजाद हो जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। आप जो चाहो करो, आप अपने तमाचा मारना चाहो मारो, आप अपना हाथ काटना चाहो काटो, आप अपने आप को गाली देना चाहो दो, लेकिन आपके कुछ भी करने से दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप पूरी तरह से आजाद हो, ठीक है। आप कहीं भी धंधा करना चाहो करो, ठीक है, बस आपके धंधे से दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब सीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना, सॉरी, असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो करो, असीमित अनलिमिटेड मनमानी करना, वो तो आप नहीं कर सकते ना। स्वतंत्रता का मतलब है कि लिमिट में रहकर कि आप अपनी मतलब आजादी का अनुभव करो, ठीक है। इसी कारण समाज में, समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा देती है, ठीक है। असीमित मनमानी करने का लाइसेंस थोड़ी ना दे दिया गया, इसीलिए क्या किया, सरकार कुछ तरह की पाबंदी लगाती है जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, दूसरों को हमसे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इतना डिटेल में जा रहे हैं, अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट में भी बताना, ठीक है। अगले बिंदु में अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है, अब एक एक करके सबको समझो। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी व्यवस्था है, विशेषता है। क्या है? बुनियाद है लोकतंत्र की, यानी नींव है, जड़ है अभिव्यक्ति की आजादी की। हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं और अपने आप को व्यक्त करने की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। आप सरकार, आपको अगर सरकार की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, समाज की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, आप कह सकते हो। आप लिख करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो। आप कला के द्वारा, यानी कोई चित्र बना करके या कोई मूवी बना करके या किसी तरह का हाव भाव व्यक्त करके आप दुनिया के सामने या देश के सामने विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और अभिव्यक्ति का विकास होता है। ये मतलब एक बात की जा रही है व्यवहारिक, ठीक है, स्वतंत्रता की नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक व्यवहारिक बात है कि जब तक हम दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श नहीं करते हैं, संवाद नहीं करते, अर्थात बात नहीं करते, चर्चाएं नहीं करते हैं, तब तक हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। तो अगर आप अपने विचारों और व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हो तो स्वतंत्र ढंग से आपको विचार विमर्श करना होगा और संवाद करना होगा दूसरे लोगों से, ठीक है। तो इसकी भी आजादी हमारे संविधान में दी गई है, ठीक है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है, संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हों, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है। मान लो पूरा देश अलग तरह की सोच रखता है, फिर भी आपको यह आजादी दी गई है कि आप अपनी बात रखो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई
हमारे देश में मोदी जी की नहीं केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए, तो आप कहो, ठीक है। हमारे देश में मोदी जी को लाखों लोग बिठाएं, ठीक है। और आपको नहीं पसंद आ रहे तो आप कह सकते हो कि हमें मोदी जी पसंद नहीं है, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई हॉस्पिटल बने, आपको पसंद नहीं आए तो आप कह सकते हो कि हॉस्पिटल की जगह मंदिर बनना चाहिए, या मंदिर बना आपको पसंद नहीं आया तो आप कह सकते हो कि मंदिर जगह हॉस्पिटल होना चाहिए। इस बात की आज़ादी आपको है, आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगे, ठीक है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मतलब कई सौ लोग आपके खिलाफ हो, मतलब आपकी तरह ना सोच रहे हो, फिर भी आप अपनी अलग राय रखने और अपने आप को व्यक्त करने के लिए आज़ाद हैं, ठीक है। यानी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है ये सबसे ज़्यादा हमारे देश में मिली हुई है। क्या नहीं बोल सकते, अच्छा इसको भी समझ लो, आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक है। आप समाज के खिलाफ जाकर नहीं बोल सकते, जैसे कि आप अगर ये बोलोगे कि इस पूरे समाज को जला देना चाहिए, ठीक है, तो ये एक तरह से समाज के खिलाफ होगा। इससे लोगों को क्या है कि भाई एक अलग तरह की थिंकिंग आएगी कि ये तो हमें मारना चाहता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मतलब ये एक धर्म के लोग जो है, हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई, इनको भारत में रहने का अधिकार नहीं, इन सबको मार दो, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते कि ये देश के लिए मतलब आतंकवाद हैं, ये वो हैं या ये वो हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो कि मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बट आप आदेश की तरह नहीं बोल सकते। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु में। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधि से असहमति रख सकते हैं, जैसे कि मैंने वही बताया कि सरकार नीति लेकर के आई कि भाई यहाँ पर सड़क बननी चाहिए, तो आप अब असहमति व्यक्त कर सकते हो कि यहाँ सड़क नहीं बोलनी चाहिए। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधि की आलोचना करने को स्वतंत्र हो, ठीक है। आप दोस्तों से बात कर रहे हो, रिश्तेदार से कर रहे हो, या माँ बाप से कर रहे हो, या समाज में बैठकर बात कर रहे हो, और आपको सरकार की कोई नीति या किसी संगठन की कोई गतिविधि अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कह सकते हो कि भाई हाँ मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हो कि भाई मेरा मानना ये है, सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए, सरकार तानाशाही कर रही है, ठीक है, तो आप व्यक्त कर सकते हो। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हो, ठीक है। पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। जैसे कि वही बात मैंने बताया कि इस धर्म के लोगों को भारत में नहीं रहना चाहिए, ये आप नहीं कह सकते। अगर आपके खिलाफ सामाजिक रूप से कोई अव्यवस्था पैदा हो रही है, समाज में परेशानी आ रही है, तो वो गलत है, ठीक है। आप कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे क्या कि किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ कोई हिंसा बढ़ जाए, ठीक है। आप हिंसक बात नहीं कर सकते, समाज में अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते कि आपको हमने अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी तो आपने क्या किया, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का दिया, ठीक है। जो जनता है वो बगावत करने लगी और सरकार पड़ दी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ना तो ये अगर भाई बात सही है तो आप कहो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो आप अपनी बात को व्यक्त कर सकते हो कि मुझे लग रहा है कि ऐसा है, ठीक है। बट आप झूठी बातें नहीं फैला सकते, फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है। आप किसी की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए उल्टी सीधी बातें नहीं कह सकते। इसी को अगर आप देखोगे तो कई बार राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी ने कई सारी ऐसी बातें कहीं, केस हुआ और फिर कोर्ट में जाकर माफी मांगी कि माफ कर दो हमें, ठीक है, माफी मांगी इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन लोग कई बार काम करते हैं फिर माफी भी मांगते हैं। अगले बिंदु में, नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। आप अगर किसी आप जैसे कि आप देखो अभी कृषि कानून जो आए थे तीन, ये तीनों कानून किसानों को पसंद नहीं आए, तो उन्होंने इस मुद्दे पर जमा हुए, एक जगह पर बैठक की, प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले, आंदोलन काफ़ी दिनों तक चला, काफ़ी सारे लोग मरे भी उसमें, ठीक है। तो आपको क्या है कि सरकार या फिर किसी भी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने या प्रदर्शन करने का अधिकार आपको प्राप्त है, ठीक है। वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचार का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। यानी कि आप किसी एक स्थान पर अगर जमा होना चाहते हो, बैठक करना चाहते हो, जुलूस निकालना चाहते हो, तो ये कई उद्देश्यों के लिए कर सकते हो। जैसे कि
अपना विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आप एक जगह पर बैठक कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो। कई बार आप देखो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। कई बार विभिन्न धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो धर्म के, जैसे कि आप देखोगे कई बार भागवताचार्य या मौलवी या ईसाई धर्म के कई सारे लोग होते हैं, वो अपनी एक जगह पर आते हैं, बैठते हैं, पूरी की पूरी मतलब बैठक लगाते हैं, एक जगह पर जमा होते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, तो धर्म को लेकर के हो या पार्टी को लेकर के हो या समाज में जागरूकता फैलाने को लेकर के हो, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए या किसी खास उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करना हो। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि समाज में आपके यहाँ पर बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है, तो बिजली की व्यवस्था लाने के लिए अपने इलाके में जनमत तैयार किया, बैठक की, प्रदर्शन किए कि हमें भी बिजली चाहिए। ठीक है, या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप जमा हो सकते हो, बैठक कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो। ठीक है, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए, इसमें दंगा प्रसाद नहीं होना चाहिए। दंगा फसाद होगा तो सरकार फिर इसमें एक्शन लेगी, क्योंकि भाई पब्लिक को आपके किसी भी एक्शन से नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक चीज़ें जो है उनमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो कर सकते हो। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, उससे ना तो समाज में अव्यवस्था फैले, ना तो अशांति फैले। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। जो भी बैठक हो रही हैं, चुनाव में जुलूस निकाले जा रहे हैं या फिर मतलब चुनाव में रैलियां निकाली जा रही, तो उसमें हथियार का उपयोग नहीं होना चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। आप अपना संगठन बना सकते हो। ठीक है, जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बनाते हैं, तो इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। तो वही चीजें, अगर आपकी कोई मांग है, आप रखना चाहते हो, तो उसके लिए संगठन बना सकते हो। टीम वर्क करना चाहते हो तो भाई मजदूर यूनियन बना लो, उसके बाद काम करो। तो ये सारे अधिकार दिए गए। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रहे और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है तो भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत देश का हर एक नागरिक, भारत देश के प्रत्येक इलाके, भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य, शहर, गांव, देहात, कस्बे, किसी भी इलाके में जाकर के रहने, बसने और काम करने हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या कहा जा रहा है? देश के किसी भी इलाके में जाने की स्वतंत्रता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के किसी भी हिस्से में रहे और स्थायी रूप से बस भी सकता है। जैसे कि असम का कोई व्यक्ति है, अगर वो हैदराबाद में आकर के व्यवसाय यानी कि व्यापार करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। ठीक है, इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहर में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर के काम करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिया, इसी अधिकार का उपयोग करके आप देखोगे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इनके कई सारे लोग, बहुत से लोग जो है दिल्ली, बंबई इत्यादि शहरों में जाकर के फैक्ट्रियों में काम करते हैं और कई बार तो वहीं पर बस भी जाते हैं। ठीक है, तो जो गरीब इलाके हैं या जो गांव देहात के इलाके, यहां से लोग निकल करके समृद्ध इलाकों में काम करते हैं और कई बार तो वहां पर बस भी जाते हैं, क्योंकि संविधान ने उनको यह अधिकार दिया है। ठीक है, पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि आप चाहे जो काम करना चाहो वो कर सकते हो। आपको नाली की सफाई करनी है, उसका अधिकार आपको है। आपको पढ़ाई करनी है, उसका अधिकार आपको है। आप टीचर बनना चाहते हो, बन सकते हो। बाल काटने वाले नाई बनना चाहो, बन सकते हो। पंचर साटने वाले बनना चाहो, वो भी बन सकते हो। आर्मी में जाना चाहो, वो भी जा सकते हो। एक अधिकारी बनना चाहो, वो भी बन सकते हो। प्रधानमंत्री बनना चाहो, वो भी बन सकते हो। यानी कि आप जो भी पेशा चुनना चाहो वो चुन सकते हो। अब वो आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है कि आप वो बन पाते हो या नहीं बन पाते हो। ठीक है, लेकिन पेशा चुनने के मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि आप ये नहीं बन सकते। ठीक है, आपको कोई भी ये आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें या वह काम करें। ठीक है, आप जो काम करना चाहो वो काम कर सकते हो। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है। अभी तक आर्मी में था कि आर्मी में महिलाएं नहीं जा सकती, बट अब आर्मी में भी महिलाओं के लिए अलाउ हो चुका है। तो अब जिस भी इलाके में जो भी काम करना चाहो वो कर सकते हो। हर व्यक्ति के लिए हर कार्य खुला हुआ है। आगे, पिछड़ी और कम
कमजोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहें, क्योंकि अभी अगर आप पिछड़ी जातियों की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनको सिर्फ बाल काटने का काम दिया गया था, बहुत से लोग ऐसे थे जिनको केवल नालियां साफ करने का काम दिया गया था, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल लोहार कहा जाता था, वो लोहे से संबंधित कार्य कर सकते थे। बढ़ई, वो भी लोहे या लकड़ी से संबंधित कार्य कर सकते थे, ठीक है। तो अब उनके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, अब वो जो चाहे पेशा अपना सकते हैं। परंपरागत पेशे वाली जो बात थी यह पूर्ण रूप से संविधान के द्वारा खत्म कर दी गई है, आप जो चाहो वो कार्य कर सकते हो, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि दो अधिकार हैं। सबसे पहला जीने का अधिकार, ये भगवान ने दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति उससे नहीं छीन सकता। ये दो अधिकार हैं, एक है जीने का अधिकार और दूसरा है निजी स्वतंत्रता, ठीक है। आप दूसरे की स्वतंत्रता नहीं छीन रहे हो तब तक आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। जिस दिन आपने दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लिया उस दिन आपकी स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। तो एक जीने का अधिकार हो गया, दूसरी निजी स्वतंत्रता, इससे किसी भी व्यक्ति को कोई भी वंचित नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक कोई बहुत बड़ा अपराध ना किया हो, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर, हां, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को जान से मार दिया, ठीक है, तो फिर तो आपकी निजी स्वतंत्रता को खत्म करना ही होगा, आपको जेल में डालने होगा। और उसके लिए क्या है, कानून द्वारा एक व्यवस्था स्थापित की गई। पहले आपको पुलिस पकड़ेगी, फिर केस फाइल किया जाएगा, फिर कोर्ट जो है निर्णय लेगा कि आप अपराधी हैं नहीं हैं, ठीक है। और जीने का अधिकार जो है ये भी डिसाइड कौन करेगा, कानूनी व्यवस्था, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित जो है व्यवस्था, जो कि कोर्ट है, वही डिसाइड करेगा। कहने का मतलब साफ तौर से यह है कि संविधान कहता है कि देश में रहने वाले किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति को ये दो स्वतंत्रताएं जो प्रभु के द्वारा दी गई, भगवान के द्वारा दी गई, एक जीने का अधिकार, दूसरा निजी स्वतंत्रता, इससे वंचित नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था ही कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता, आप नहीं मार सकते, ठीक है। विषम परिस्थितियों की बात अलग है, अगर वो व्यक्ति लोगों को मारने में लगा हुआ है तो पुलिस एनकाउंटर वगैरह कर देती है, उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है, ठीक है, उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है कि आप डायरेक्ट शूट नहीं कर सकते, पहले आप पैर पर मार करके उसे पकड़ने का प्रयास करो, ठीक है, जब कोई ऑप्शन ना रह जाए तभी आप उसे जान से मार सकते हो, ठीक है। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर कानूनी आधार नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते, उसके जीने के अधिकार को नहीं छीन सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि इनकाउंटर वाला हो गया, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश को खतरा है तो इसके लिए आप गिरफ्तार तो करोगे बट कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि नियम नंबर 1, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। यानी कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो या हिरासत में ले रहे हो, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, उसको आपको यह बताना पड़ेगा कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं या हिरासत में ले रहे हैं, तो कारणों की जानकारी देनी होगी। दूसरा है, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं, सबसे निकट के मजिस्ट्रेट जो भी हैं आपके, ठीक है, उनके सामने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के बाद पेश करना होगा कि हाँ भाई, इस व्यक्ति को हम गिरफ्तार करके लाए हैं, ये कारण है और इतने समय के लिए हम इनको अपने पास में रखना चाहते हैं। फिर अगर अलाउ किया जाता है तो ही आप उसको रख सकते हो, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट को भी काफी पावर दी गई, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो गिरफ्तारी को रोक सकता है। आगे तीसरा है, ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे आतंकवादी ही क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है, कि भाई हमें इस अपराध में पकड़ा गया है, क्या करना चाहिए, और अपने बचाव में वकील को रखने के लिए दोनों अधिकार दिए गए, ठीक है। भाई अगर कोई व्यक्ति को सरकार या पुलिस या जज मानते हैं कि ये अपराधी है, ठीक है, और वो कहता है मैं अपराधी नहीं हूं, ठीक है, तो अपना पक्ष रखने का हर किसी को अधिकार दिया गया, चाहे वो भले ही क्यों ना कितना ही भी खतरनाक अपराधी, खतरनाक गुंडा, मवाली क्यों ना हो, ठीक है, सबको यह अधिकार दिया गया, जिससे कि एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले, ठीक है। आइए एक बार फिर से गुआंतानामो बे
कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीजें, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित किया गया था। अब अगर गुआंतानामो बे जेल की कहानी को आप याद करोगे, जिसे हमने सबसे पहले चैप्टर में आपको बताई थी, ठीक है, तो इसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अमेरिकन आर्मी ने गिरफ्तार करके कैद कर लिया था, ठीक है, तो इनके पास ना तो वकील रखने की कोई भी छूट दी गई थी कि हाँ भाई आप वकील रख सकते हो, या विचार विमर्श करने की आर्मी ने सारे निर्णय लिए थे, बंद कर दिया, इनके सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा हमारे देश में नहीं है। कोसोवो की बात की जाए तो यहाँ पर यहाँ की सरकार जो थी, ठीक है, वही लोगों के ऊपर जुल्म ढाने लगी हुई थी, उनको मारने में लगी हुई थी, ऐसा भी हमारे देश में नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारे देश में नहीं है, इसलिए जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता हमारे देश में है। इन दोनों ही इलाकों में अगर आप देखोगे तो जीवन रक्षा को और निजी स्वतंत्रता को खत्म करने का काम किया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज में, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्या ये उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के हैं? यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, अगर हां तो प्रत्येक में संविधान के कौन से प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। अब यहां पर क्या है कि एक उदाहरण ये, दूसरा उदाहरण ये है, तीसरा उदाहरण ये है, चौथा भी है, हाँ चौथा उदाहरण ये है, चार उदाहरण दिए गए, ठीक है। अब इन चार उदाहरणों में आपको ये बताना है कि ये सबसे पहले तो क्या ये जो उदाहरण है स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं या नहीं करते, आपको ये बताना होगा, क्वेश्चन नंबर एक। दूसरा, अगर करते हैं तो प्रत्येक में संविधान के कौन से प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, आपको ये दो चीजें बतानी है इन चारों उदाहरणों में, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इनके आंसर रखे हुए हैं, तो एक एक करके आइए देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा समझने में भी आसानी रहेगी और एक तरह से टेस्ट सीरीज भी आपकी ये समझ सकते हो, ठीक है। तो चार क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं। पहला है, भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब जिनका नाम है सैटेनिक वर्सेज, ठीक है, क्या है सैटेनिक वर्सेज, को 1988 में इस आधार पर प्रतिबंधित किया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया और इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। यानी कि सलमान रुश्दी की एक किताब आई थी जिसका नाम है सैटेनिक वर्सेज, ठीक है। 1988 में होता क्या है कि सरकार ने इस किताब को बैन कर दिया। बैन करने का जो कारण बताया उन्होंने, वो ये बताया कि भैया इसमें पैगंबर मोहम्मद जो हैं इनके प्रति अनादर का भाव दिखाया गया है, जिससे कि जो मुसलमान लोग हैं इनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। यानी कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, ठीक है, आज के टाइम पर तो लगभग बराबर में आने जा रहे हैं, ठीक है, इस एक बड़ी कम्युनिटी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। अब सबसे पहला, क्या ये जो उदाहरण है स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का है? तो इस प्रकार की जो सेंसरशिप है, जो बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया, इसे सेंसरशिप कहा जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के दायरे में आती है। क्यों दायरे में आती है? हमने आपको पहले बताया था कि आप कुछ भी बोल सकते हो, बक सकते हो, बात अपनी रख सकते हो, लेकिन आपकी बात से समाज में किसी भी तरह की हिंसा ना फैले, लोगों को बड़े पैमाने पर दुख ना हो, ठीक है, सामाजिक अफरा तफरी का कारण ना बने। अब इन्होंने इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा उसमें क्या था कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई थी, अनादर का भाव दिखाया गया था, जिससे कि मुसलमान कम्युनिटी जो थी इनकी भावनाओं को आहत हो रहा था, ये इसका विरोध कर रहे थे। जो बहुत लोगों ने विरोध किया तो सरकार को एक्शन लेना पड़ा और 1988 में सेंसरशिप लगाएगी, अर्थात इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह की जो सेंसरशिप है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के दायरे में आती है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी लिखा बोला उससे हमारे देश के काफी अधिक लोगों को परेशानी हो रही थी। आप अपनी स्वतंत्रता रख सकते हो, लेकिन आपकी स्वतंत्रता की वजह से, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। तो ये मतलब अधिकार के दायरे में आता है। दूसरा उदाहरण है, हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है, पर वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज की जाती है, ठीक है, तो फिल्म रिलीज करने से पहले क्या होता है कि भैया भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से उसे प्रमाण पत्र लेना होता है कि हाँ आपकी फिल्म जो है वो सर्टिफाइड है, अब आप इसे रिलीज कर सकते हो। लेकिन जब हम कोई किताब लिखते हैं या कोई पत्रिका लिखते हैं तो हमें सरकार से कोई भी मतलब प्रमाण पत्र लेना नहीं पड़ता, हमें सेंसर बोर्ड के पास नहीं जाना पड़ता। इसका कारण क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, इस पर एक केस भी हुआ था, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला बिंदु,
देखो, फिल्मों पर पूर्व सेंसरशिप इसलिए है, यानी कि फिल्मों को रिलीज करने से पहले सेंसरशिप लगाई जाती है, उसकी जांच की जाती है, इसे पूर्व सेंसरशिप कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले उसका प्रमाणन, यानी कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 की धारा 5 बी के तहत अनिवार्य किया गया है। ठीक है, क्या है, सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले, यानी कि पब्लिकली उसे अवेलेबल करवाया जाए, इससे पहले एक सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 की धारा 5 बी के तहत अनिवार्य किया गया है कि इसे सबसे पहले जांचा जाए। क्या है, इसे जांचा जाए, पूर्व सेंसरशिप लगाई गई है कि भाई ये मतलब जनता को किसी तरह की हानि तो नहीं पहुंचाएगी। हानि का मतलब है जनता की भावनाओं को आहत तो नहीं करेगी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने के अब्बास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में वैध माना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक मुकदमा चला था। इस मुकदमे के चलते वैध माना गया है कि जब भी कोई मूवी रिलीज की जाएगी, ठीक है, फिल्म रिलीज की जाएगी, तो उसे पहले जांचा जाए कि उससे कोई भी मतलब जनता को आहत तो नहीं वो फिल्म पहुंचाएगी। इसे वैध माना गया। ठीक है, ये मानते हुए कि सिनेमा का तात्कालिक दृश्य श्रव्य प्रभाव अन्य माध्यमों से तीव्र है और इसीलिए पूर्व नियमन उचित है। अच्छा, क्यों इसे पूर्व नियमन रखा गया? ठीक है, पूर्व सेंसरशिप क्यों रखी गई? क्योंकि जो चीज हम देखते और सुनते हैं उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, तात्कालिक प्रभाव होता है दृश्य और श्रव्य का। ठीक है, इसलिए कहा गया कि जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं तो बहुत से लोग किताब पढ़ते हैं, बहुत से नहीं पढ़ते, आजकल तो बहुत कम बुक्स पढ़ी जाने लगी। ठीक है, और जब हम पढ़ते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, उसका प्रभाव धीरे धीरे होता है, लेकिन कोई चीज हमें दिखाई जा रही है तो देखने और सुनने का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए के अब्बास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें यह माना गया है कि जो सिनेमा होती है, ठीक है, इनकी जो फिल्म होती हैं, इसका तात्कालिक प्रभाव रहता है। ठीक है, इसलिए इस पर पूर्व नियमन उचित है। इसीलिए क्या होता है, जब भी कोई फिल्म रिलीज की जाती है तो उससे पहले सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि जो किताबें हैं, ठीक है, वही यहां पर कहा जा रहा है कि वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो किताब या पत्रिका जो होती है सामान्यतः पूर्व निषेध है। ठीक है, पूर्व निषेध नहीं है इसमें, क्योंकि प्रेस पुस्तकें प्रकाशन के बाद ही आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई के अधीन होती हैं। ठीक है, नियम है कि कोई भी प्रेस रिलीज हो जाएगी या पत्रिका छपकर मतलब पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी, उसके बाद ही उस पर मतलब कार्रवाई की जाएगी, आपत्तिजनक सामग्री जो भी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नियम है। ठीक है, जबकि फिल्मों पर सार्वजनिक प्रदर्शन बिना प्रमाण पत्र संभव नहीं है। यही वैधानिक प्रक्रियात्मक अंतर है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। अगर कोई बुक आपको लॉन्च करनी है या कोई पत्रिका लिख रहे हो, ठीक है, तो आप बिना सेंसरशिप के, बिना पूर्व नियमन के, पूर्व सेंसरशिप के आप उसे रिलीज कर दो, लोगों को पढ़ने दो। ठीक है, जब सरकार की नजर में आएगी तब सरकार उस पर क्या करेगी, एक्शन लेगी, अगर है कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन फिल्म क्या है, फिल्म के लिए नियम बनाया गया कि उसे पहले पूर्व सेंसरशिप होगी, उसकी पहले जांच होगी, प्रमाण पत्र लेना होगा। ठीक है, क्योंकि जो फिल्म है इसका तात्कालिक प्रभाव होता है, पुस्तकों का तात्कालिक प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पुस्तक बहुत से लोग पढ़ते भी नहीं है, ये बहुत मतलब फिल्म जो है बहुत लोगों तक पहुंचती है। आप देखो कितनी कमाई करती है एक एक फिल्म। किताबें इतनी, आपने कभी सुना है कि किताब ने 500 करोड़ रुपए की कमाई की? कभी नहीं की। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण है, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है, सरकार इस बात पर विचार कर रही है, यानी कि एक ऐसा नियम लाने का प्रयास कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको यूनियन बनाने का और हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया जाए, उनसे यूनियन बनाने और हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया जाए। ठीक है, क्या ये किसी भी अधिकार का हनन होगा? ठीक है, अब इस पर भी थोड़ा सा समझिएगा। क्या ये स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, और अगर उल्लंघन है तो संविधान के कौन से प्रावधान का उल्लंघन है? इन दोनों चीजों को भी इसमें जांचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु समझिएगा, देखो यूनियन बनाने का जो अधिकार है इसको प्रतिबंधित करना संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
ठीक है, अगर यूनियन बनाने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है तो भैया ये संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि यूनियन बनाने का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सभी नागरिकों को संरक्षित किया गया है, यानी कि रिजर्व किया गया है। ये मतलब सरकार इस अधिकार को नहीं छीन सकती, जो संघ या संघों का गठन करने का अधिकार देता है। कौन सा? अनुच्छेद 19(1)(c), ठीक है, याद रखना। जबकि अगर हड़ताल की बात की जाए तो हड़ताल का अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से एक मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर यूनियन बनाने की बात की जाए, दो चीजें हैं, क्या है कि भाई कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या अर्थव्यवस्था के कुछ खास क्षेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने, ठीक है, दो चीजें, एक यूनियन बनाने और दूसरा हड़ताल पर जाने। तो अगर यूनियन बनाने पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाएगी, ये भैया जो तो असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है। लेकिन वही अगर हड़ताल की बात की जाए, ठीक है, हड़ताल की, तो देखो क्या कहा जा रहा है कि हड़ताल का जो अधिकार है ये संविधान, हड़ताल का अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, परंतु यह यूनियन बनाने के अधिकार से व्युत्पन्न है। यानी कि यूनियन, देखो क्या होता है कि कई सारे हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है। अब स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो यूनियन बनाने का अधिकार है, ठीक है, यूनियन बनाने का अधिकार है, कौन सा? यूनियन बनाने का। इसे थोड़ा ऊपर चल के समझते हैं। जो यूनियन बनाने का अधिकार है ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है, संगठन या संघ बनाने का, ठीक है। अब जो यूनियन बनाने का अधिकार है इसके अंदर आता है आपका हड़ताल वाला, यूनियन ही हड़ताल करेगी, ठीक है। तो दो स्टेप आ गए। यूनियन जो है ये मौलिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए क्योंकि यूनियन बनाने की स्पष्ट बात की गई है। लेकिन हड़ताल की अगर बात की जाए तो हड़ताल मुख्य रूप से क्या है कि एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये यूनियन से संबद्ध है, या फिर यूं कहें कि यूनियन बनाने के अधिकार से व्युत्पन्न है, इसी से उत्पन्न हुआ है, और इसे कानूनी अधिकार के रूप में संविधान व विभिन्न श्रम कानूनों के तहत सीमित रूप से स्वीकार किया गया है, लिमिटेड रूप से एक्सेप्ट किया गया है हड़ताल के अधिकार को, ठीक है। ये कंप्लीटली मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, ठीक है। हड़ताल करना कंप्लीटली मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, यूनियन बनाना मौलिक अधिकारों में शामिल है, पूर्ण रूप से इसे स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो जो हड़ताल का अधिकार, इसे कानूनी अधिकार के रूप में संविधान व श्रम कानूनों के तहत सीमित रूप से स्वीकार किया गया, न कि कंप्लीटली। इस अधिकार पर सरकार जरूरी और युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। तो भैया यूनियन बनाने के अधिकार पर प्रतिबंध कभी नहीं लगा सकती है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अगर प्रतिबंध की बात की जाए तो अगर जरूरी होगा, ठीक है, और युक्ति संगत होगा तभी प्रतिबंध लगा सकती है, खास तौर पर लोक व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से। यानी कि अगर आप हड़ताल पर जा रहे हो और इससे देश में आर्थिक संकट आ सकता है तो सरकार जो है वहां पर पाबंदी लगा सकती है, इसे बैन कर सकती है कि हड़ताल नहीं होगी, ठीक है। या आप कुछ ऐसा हड़ताल करने जा रहे हैं जिससे कि देश में बहुत बड़ी आपदा आ सकती है, जैसे कि डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, इससे बहुत लोग मरने लगे, तो यहां पर भी सरकार पाबंदी लगा सकती है कि हड़ताल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ क्षेत्रों में जैसे कि लोक व्यवस्था, ठीक है, लोक व्यवस्था या आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से अगर जरूरी हो तो सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, किस पर? केवल और केवल हड़ताल पर। यूनियन बनाने पर प्रतिबंध सरकार कभी नहीं लगा सकती, क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा है, नगर प्रशासन ने माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर शहर में रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। क्या है कि भैया माध्यमिक परीक्षाओं, जब माध्यमिक परीक्षा होंगी तब इनके मद्दे रखते हुए कि भैया परीक्षाएं आ गई, बच्चों को पढ़ना है, इसलिए रात में 10 बजे के बाद जो सार्वजनिक लाउड स्पीकर हैं, जैसे कि शादी बारात में लोग डीजे लगा देते हैं, ठीक है, लोडर पे आप देखो डीजे लगाकर शहर में घूमने लगते हैं, या मस्जिदों में लगा देते हैं स्पीकर, या मंदिरों में स्पीकर लगाए थे, बहुत तेज तेज आवाज आती है उनसे, ठीक है। तो क्या है कि सरकार ने बैन लगाया कि भाई 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर नहीं बजाओगे, सार्वजनिक वाले, ठीक है। घर के अंदर बजा रहे, प्राइवेटली बाहर आवाज नहीं जा रही, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस पर बैन लगाया गया। क्या ये सही है या नहीं है? क्या ये किसी तरह के मौलिक अधिकार का हनन करता है या नहीं करता है, इसको भी समझो। तो कहा जा रहा है कि नगर प्रशासन द्वारा रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि हम जो चाहे बोल सकते हैं, बक सकते हैं, ठीक है, गा सकते हैं,
ठीक है, हम लाउड स्पीकर पर बोल रहे हैं, ठीक है, पब्लिक को सुना रहे, दुनिया को, ठीक है, तो ये क्या है कि आप बोल सकते हो, ठीक है, दुनिया को सुना सकते हो, लेकिन आपके बोलने से सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको भी स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, वो चाहे तो सुने चाहे ना सुने, ठीक है। अब वो नहीं सुनना चाहता, आप लाउड स्पीकर लेकर बोल रहे हो और उसे जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है, तो भाई ये उसकी मौलिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां तक दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। अब आप पब्लिकली अगर लाउड स्पीकर लगा करके चिल्लाने में लगे हुए हो, बोलने में लगे हुए हो, गाने बजा रहे हो, तो इससे दूसरे को प्रॉब्लम होगी और ये 19(1)(a) के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा अगर बैन लगाया जाता है नगर प्रशासन के द्वारा, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्ति संगत प्रतिबंध है, ठीक है। लोगों को प्रॉब्लम होगी, समाज को प्रॉब्लम होगी, पब्लिक को प्रॉब्लम होगी, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो लोक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 की रक्षा करता है। मान लो किसी को हार्ट से प्रॉब्लम है, ठीक है, और आप डीजे बजा रहे हो तो उसको समस्या हो सकती है। मान लो पेपर हैं, ठीक है, आप डीजे बजा रहे हो, वो नहीं पढ़ पा रहा है, कल फेल हो जाएगा, तो भाई मतलब ये तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसी तरह से लोक व्यवस्था, कोई व्यक्ति है अपने घर में शांति से पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है, और आप बाहर डीजे बजाने लगे हो, ठीक है, तो ये भी एक अलग तरह का होगा, ठीक है। इस प्रकार यह पाबंदी संवैधानिक रूप से वैध होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अन्य चीजों के भी एग्जाम्पल निकाल कर उनको समझ सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो मच बेटर तरीके से समझ पाओगे हर एक चीज को। अब हम बात करते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार की, ठीक है। बहुत से लोगों का शोषण होने लगता है, कहते हैं महिलाओं का शोषण ज्यादा होता है। आइए एक एक करके समझते हैं। तो स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के साथ हर व्यक्ति को शोषण से मुक्त रहने का अधिकार भी है। जैसे स्वतंत्रता का है, समानता का, इसी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं होगा, यह भी अधिकार संविधान ने दिया है, ठीक है, जिसे संविधान में विशेष रूप से शामिल किया गया है ताकि कमजोर वर्गों का संरक्षण हो सके। कमजोर वर्ग के लोगों का संरक्षण करने के लिए संविधान ने शोषण के खिलाफ अधिकार दिया है, शोषण से मुक्त रहने के लिए, ठीक है। किस तरह से समझिएगा, संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया और इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया। कौन कौन सी 3 बुराइयां हैं, एक एक करके इनको समझिएगा। सबसे पहली बुराई, पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। यानी कि आप मनुष्य को ना तो बेच सकते हो ना खरीद सकते हो। पहले मानव तस्करी हुआ करती थी, गुलाम खरीदे जाते थे, गुलाम बनाकर बेचा जाता था। अब ये पूर्ण रूप से भारत में बैन है, ठीक है। संविधान ने मनुष्य जाति के व्यापार को अवैध घोषित कर दिया, अवैध व्यापार का निषेध करता है, ठीक है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि महिलाओं को बेच दिया जाता है, खरीदा जाता है, महिलाओं को कोई शादी करता है, कोई धंधे करवाता है, बहुत सी चीज़। ये तो आज भी मतलब गैर कानूनी तरीके से महिलाओं का जो शिकार होता है, ठीक है, ये आज भी चल रहा है, ठीक है। और इसके खिलाफ सरकार बहुत निम्नतम स्तर पर काम कर रही है, बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं कर रही है, ठीक है। जो पब्लिकली पहले गुलाम खरीदे बेचे जाते थे, गुलामी वाली व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन जो मनुष्य जाति का अवैध व्यापार है वो आज भी चल रहा है। किस तरह से चलता है, एक तो आप देखोगे सेक्स वर्कर में इनको शामिल कर दिया जाता है। महिलाओं को क्या है कि हमने कई सारे जगहों पर ऐसा देखा है कि लड़के लड़कियों को पहले पटाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, फिर ले जाते हैं दूर भगा करके और फिर बेच देते हैं, ठीक है। इस पर मूवी भी बनाई गई, आप देखोगे, ठीक है। तो ऐसे लड़कों से बच करके रहो। कई बार क्या होता है कि महिलाओं को धीरे से फैला फुसला कर ले जाया जाता है, उनको बेच दिया जाता है, उनके अंग निकाल लिए जाते हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। महिलाओं को मतलब किडनैप करने, गायब होने की खबरें बहुत आ रही हैं, आप देखोगे पुलिस रिपोर्ट बहुत सारी दर्ज होती है। इसलिए महिलाओं को ज्यादा सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, ठीक है। तो क्या है, आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। अनैतिक कार्य जैसे कि सेक्स वर्कर, ठीक है। आप जितने भी ये रेड लाइट एरिया देखोगे वहां पर जो महिलाएं रह रही हैं उनका कोई नहीं है, अधिकतर ऐसी महिलाएं, उनको किडनैप करके लाया गया, किसी तरह से लाया गया और इस धंधे में डाल दिया गया। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं। और यहाँ पर शिकार जो बनाई जाती हैं औरतें, इनकी उम्र अधिकतम 12 मतलब न्यूनतम 12 से लेकर के 18 बीच होती है, 12 से 18 होती है, 12 से 18, 20, 21, 22, 25 तक की लड़कियों को मतलब धीरे से शिकार बनाकर वहां पर डाल दिया जाता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम का निषेध करता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। अगर वो व्यक्ति आपके साथ आपके यहाँ काम करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहता है तो आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर दबाव किसी भी तरह का नहीं डाल सकते। ना तो बेगार यानी कि फ्री में काम नहीं करा सकते और ना ही जबरदस्ती काम करा सकते, ठीक है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिकों के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े
से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता था। ये बहुत पहले हुआ करता था। कैसे होता था? जब जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है। मैं अपने यहाँ के किस्सा आपको सुनाता हूँ, कई बार मैंने सुनाया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर क्या, मेरे गांव में जमींदार लोग रहते थे, ठीक है। तो क्या है कि एक बार उनका पहले कच्चा मकान बना करता था, ठीक है। तो उनकी पूरा कच्चा घर बन रहा था, और पहले कच्चा दीवार खड़े होने के बाद उसके ऊपर लिसाई होती थी, ठीक है। मिट्टी की लिसाई की जाती थी। तो एक मतलब छोटी जाति का व्यक्ति था, ठीक है। मैं पूरी तरह से तो जानता नहीं हूँ, कहानी सुनी मैंने भी है, और ये रियलिटी है, कई लोगों ने, गांव के लोगों ने बताया, ठीक है। अब जो जमींदार लोग हैं उनका खानदान लमसम समाप्त हो चुका है, क्योंकि बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो व्यक्ति लिसाई कर रहा था, ठीक है, सीढ़ी पर बैठ करके। सुबह से कुछ नहीं खाया था उन्होंने, और क्या है कि सुबह सुबह पकड़ के लाया गया, ठीक है। और दूसरे दिन खा पी करके गया होगा, तो भाई पेट में उसे सुबह पेट खाली भी नहीं करने दिया गया, यानी कि लेटरिन वगैरह भी नहीं करने दी गई। हुआ क्या कि जब काफ़ी समय तक सीढ़ी पर रिसाई करता रहा, उसे ऊपर ही मिट्टी पहुंचाने के लिए नीचे से लेवल लगाए गए, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। हुआ क्या, उसने कहा कि मालिक मुझे थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दो, मैं जाकर के फ्रेश होकर के आता हूँ, ठीक, यानी कि मतलब पेट खाली करके आता हूँ। मालिक ने कहा जब तक पूरी दीवार नहीं लिसेगी तब तक नहीं उतरोगे। और वो उतरने का प्रयास करने लगा तो ऊपर उसकी मार पड़ने लगी। हुआ क्या कि उसने सीढ़ी पर बैठे बैठे ही मल त्याग दिया। अब जब मल त्यागा तो उसकी और मार पड़ी कि अब इसे साफ कर, ठीक है। बहुत मार पड़ी। तो ये था एक तरह का बेगार, जबरन काम, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। अच्छा, पूरे दिन काम करने के बाद उसे कुछ नहीं दिया गया, दूसरे दिन फिर बुला के लाया गया, लिसाई की गई। इसके बाद उसे पता कितना दिया गया? उसे एक खटाई आम का अचार देखा, आम के अचार, आम से 4 टुकड़े किए जाते हैं, 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा होता है, उसे एक खटाई की पीस कहा जाता है। एक खटाई की पीस दी गई कि ये लो जाओ रोटी खा लेना। पूरी दीवार लिसाने के बाद, 2-3 दिन काम कराने के बाद। इस तरह का काम पहले होता था, इसे कहा जाता था बेगार या जबरन काम लेना। ये अब पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है, ठीक है। क्या होता था, बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता था। ये रियलिटी है, मैं अपने गांव की कहानी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। इस तरह की मजदूरी पहले हुआ करती थी, अब ये चीजें लगभग समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं बिहार वगैरह में, वहां पर ये चीजें आपको अभी भी देखने को मिलेंगी। तो 2 चीजें होंगी। तीसरा संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। बालक जो हैं, जिनकी उम्र कम है, उनसे भी आप काम नहीं करा सकते। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में भी कोई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता, ठीक है। 14 वर्ष अगर उम्र हो चुकी, 14 वर्ष से अधिक है, तो आप मतलब उनसे काम करा सकते हो, लेकिन वो भी मतलब खतरनाक कामों में भी इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। 14 वर्ष से अधिक उम्र है तो आप मतलब काम करा सकते हो उसे, अपना अगर अनाथ है, पेट पालने के लिए काम करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको खतरनाक काम करने की इजाजत नहीं दी गई, ठीक है। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून भी बनाए गए हैं। मैंने क्लास 8 के एनसीईआरटी में अनेक कानूनों के विषय में आपको बताया भी है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं याद है तो इस पर थोड़ी रिसर्च करो, ठीक है। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने, ठीक है, मैच बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं, ठीक है। पहले पटाखा फैक्ट्री में इन बच्चों को लगा दिया जाता, आसान होता पटाखा बनाना, ठीक है, इसलिए लगा दिया जाता था कि भाई बनाओ पटाखा बैठ करके। आपने सीआईडी वगैरह में देखा होगा, इसका उपयोग दिखाया गया था बेसिकली पूरा, कि बच्चों को कैसे किडनैप करके पटाखे बनवाए जाते। सीआईडी के एपिसोड आते, मैंने भी उसमें 1-2 बार देखा था, ठीक है। तो इसको पूरी तरह से बैन, 3 चीजें, एक, मानव का अवैध व्यापार नहीं कर सकते, दूसरा बंधुआ मजदूरी पूरी तरह से बैन हो चुकी है, और तीसरा बाल मजदूरी। ये 3 चीजें हमारे संविधान के द्वारा पूरी तरह से बैन की गई और इसी के आधार पर शोषण के खिलाफ अधिकार का एक कानून बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं और प्रश्न भी कई बार बनते रहते हैं, ठीक है। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खासतौर से चौकस थे। देखो, धर्म कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, धर्म एक बहुत बड़ा मामला है, ठीक है। क्योंकि धर्म के आधार पर देश बना पाकिस्तान, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, इसलिए धर्म के मामले में
हमारे संविधान निर्माता जो थे वो बहुत चौकस थे, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी तरह से मतलब मौलिक अधिकार में हर एक तरह से स्पष्ट रूप से हर बात को लिखा। किस तरह से समझो, उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया, बिल्कुल अलग दर्ज किया। अध्याय 2 यानी चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किस तरह से धर्मनिरपेक्ष है, क्या क्या बातें, ये आप चैप्टर 2 में जाकर के प्लीज जरूर पढ़ लेना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको अच्छी तरह से हर बात समझ में आ जाएगी। भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई बौद्ध है, कोई यहूदी है। लगभग सभी धर्मों के लोग भारत में आपको मिलेंगे। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि भाई वो कहते हैं मैं किसी धर्म को मानता ही नहीं हूं। जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उसमें आपको ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे जो कोई भी धर्म नहीं मानते हैं, जो कहते हैं मैं तो नास्तिक हूं, कोई भी धर्म नहीं मानते। ठीक है। अच्छा, धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच, एक मिनट, शासन का आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। यानी धर्मनिरपेक्षता जो है उसका अगर आधार देखोगे, मेन सोच देखोगे, धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो ये है कि जो शासन है यानी देश है, सरकार है, जो सरकार केवल और केवल व्यक्तियों के बीच के मामले को देखेगी। ठीक है। शासन केवल और केवल दो लोगों यानी कि ए नाम का पुरुष है, बी नाम का पुरुष है, या ए नाम का पुरुष, बी नाम की महिला, ठीक है, केवल इन दोनों के बीच के मामलों को देखेगी। अगर ए नाम का पुरुष और बी नाम का भगवान है, ये मामला शासन नहीं देखे। क्या है? व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामले को बिल्कुल भी शासन नहीं देखेगा। शासन क्या देखेगा? केवल और केवल दो व्यक्तियों के बीच के मामले को ही देखेगा। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। आप देखोगे हमारे देश जो है धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारे देश में किसी भी एक धर्म को अधिक मान्यता दी ही नहीं गई है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल, यानी कि कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म के लिए समान भाव रखना शामिल किया गया है। ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है? सभी धर्मों के लिए समान भाव। आगे, धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना होगा, यानी कि सभी धर्म के प्रति उदासीन, यानी न किसी धर्म को बड़ा कहेंगे, न छोटा कहेंगे, न बुरा करेंगे, न भला कहेंगे। सभी धर्म अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर, और निरपेक्ष यानी कि किसी भी एक धर्म के पक्ष में नहीं। ठीक है। सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर रहें, हम किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं रहेंगे, ऐसा। ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा मतलब लूप होल भी दिया गया है, समझना। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि भैया भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार। आपका धर्म कहता है टोपी लगाओ, आप टोपी लगा सकते हो। आपका धर्म कह रहा है कि आप पगड़ी पहनो, पगड़ी पहन सकते हो। आपका धर्म कह रहा है कि तिलक लगाओ, तिलक लगा सकते हो। जो करना चाहो, आपके धर्म का जो भी आचरण है उसे अपनाओ, अपना धर्म मानो और प्रचार करो। जैसे करना चाहो प्रचार कर सकते हो। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है। ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म के लोग आप देखो कथा रामायण करवाते हैं, रामनवमी पर यात्राएं निकालते हैं, दुर्गा पूजा में यात्राएं निकालते हैं, तो जो भी है, ठीक है, धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी हर एक धार्मिक समूह को दी गई है। पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। देखो, धर्म प्रचार करने का मतलब क्या है? आप अपने धर्म के बारे में लोगों को बताइएगा, लेकिन झांसा नहीं दे सकते कि भाई आप हमारा धर्म अपना लो, भगवान तुम्हें माफ करेगा, तुम्हारे सारे पापों को समाप्त कर देगा, जो भी करो। ठीक है। ऐसा नहीं है। आप देखो भी ईसाई धर्म के बड़ा वीडियो वायरल हो रहे थे, हम देखते थे कि भाई लूले लंगड़े लोग आ रहे हैं, विकलांग लोग आ रहे हैं, और वो कहते हूले लाओ, जल जैसे ही डाला उनके ऊपर, भाई बुरा मत मानना, माफ करना अगर आप ईसाई धर्म को मानते हो, ठीक है, वो जल डाला उनके ऊपर और वो तुरंत ठीक हो गए। ठीक है। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह, और तुरंत ठीक हो गए। मैंने देखा लड़कियां लाइन बार खड़ी हैं और वो जल डालते सब लड़कियां एकदम फड़फड़ाने लगती हैं। ठीक है। भाई इस्लाम धर्म में तो ये बिल्कुल खत्म है। इस्लाम धर्म में देख रहा था कि एक वो जने क्या वो पढ़ते हैं और वहां पर तमाम लोग बैठे, सब मार हलने लगते, कांपने लगते। ऐसे फेक वीडियो बना बना करके अगर आप झांसा देकर के लोगों का धर्म परिवर्तन कराओगे तो ये अवैध है, ये सही नहीं है।
ठीक है, इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जो ये आपने देखा वो बहुत वीडियो वायरल हुए, ठीक है, ईसाई धर्म के एक व्यक्ति थे, वो बहुत मतलब लोगों को ठीक करने का काम करते थे। वो माइक लेकर आते थे, लिंगड़े, लूले, बुखार वाले, विकलांग वाले और फालिज वाले सब लोग उनको ठीक करते थे। उनके ऊपर केस हो चुका है, वो भी जेल में बंद है। थोड़ा उनके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है, वो जेल में बंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर केस हुआ, वो जेल में बंद है, ठीक है, रेप वगैरह का केस हुआ था उनके ऊपर काफी सारे, लेकिन ये हाईलाइट नहीं हुआ मामला। देखो, अगर एक साधु संत होता हिंदू धर्म का तो उसको पूरी तरह से हाईलाइट किया था, लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। फरेब करके कि आप भाई भूत प्रेत की कहानी सुना रहे हो या झूठा मतलब फरेब दिखा रहे हो उनको कि ऐसा है वैसा है, या लालच दिखाकर पैसा देकर कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं अपना धर्म बदल लो, ये सब धर्म परिवर्तन कराना मतलब इसका अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी, अगर आपकी इच्छा करे तो आप धर्म परिवर्तन करो, लेकिन अगर सरकार को पता चलता है कि आप लालच दे करके धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, फरेब करके, झांसा दे करके, और कार्रवाई होती है तो भाई फिर तो मामला बढ़ बिगड़ेगा, ठीक है, इसकी आज़ादी नहीं दी गई है, ठीक है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी दी गई है, अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। हाँ, ये भी एक बात है। देखो, अपना धर्म मानने और उसका अनुसरण करने का ये अर्थ भी नहीं है कि आपका जो मन करे आप वो करो। जैसे कि आप देखो, सनातन धर्म में बलि प्रथा पहले चलती थी हिंदू धर्म में, ठीक है, ये सही नहीं थी, बंद कर दी गई, ठीक है। अभी क्या है कि 4 वर्ण की बात थी, छुआछूत की बात थी, सही नहीं है, बंद कर दी गई, ठीक है, विरोध हुआ। तो मतलब इसका ये भी नहीं है कि आपका जो मन करे, ठीक है, अपने मन के अनुसार जो चाहे कर सके। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुलन करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता, ठीक है। देवता या कोई अन्य शक्ति को संतुष्ट करने के लिए वो नर बलि यानी कि इंसान को मार रहा है, बलि दे रहा है, तो ये मतलब कानूनी अपराध है, ठीक है। या पशु बलि भी नहीं आप दे सकते, ये भी एक कानून अपराध है। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा मतलब नीति है तो उसको भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता, पहले विधवाओं को जला दिया जाता था, ठीक है, वो नहीं करा सकते। किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकते, उसे सिर्फ सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, पहले ऐसा होता था, ठीक है। तो इस तरह की चीजों पर बैन लगा हुआ है, यानी कि आप अपने धर्म का पालन करो, मानो, ठीक है, बट कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचे, ठीक है। आप अपने साथ जो चाहो करो, ठीक है। आप सफेद कपड़े पहन के घूमना चाहो सफेद कपड़े पहन के घूमो, आप अपने बाल बनवाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। आप अपना गर्दन काट के भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते, लेकिन बलि नहीं दे सकते किसी दूसरे की, ठीक है। दूसरे की आजादी का हनन नहीं कर सकते। आगे अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शासन में ना तो आप किसी एक धर्म का पक्ष ले सकते हो और ना ही किसी एक धर्म को विशेषाधिकार दे सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ना ही शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है कि भैया आप मुसलमान हो इसलिए आपको ये सजा मिलेगी, आप हिंदू हो आप इसलिए आपको ये सजा मिलेगी, ठीक है। तो शासन किसी व्यक्ति को उसके केवल धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा भी नहीं दे सकता, या उसके साथ भेदभाव भी नहीं कर सकता कि आप मुसलमान हो इसलिए आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, मुसलमान इसलिए आप वोट नहीं दे सकते, तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्थान को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती, यानी कि किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा को बढ़ावा देने के लिए या उसके रखरखाव के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से टैक्स यानी कि कर नहीं ले सकती, ठीक है, कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कहने का मतलब यहां पर यह है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, धर्म या धार्मिक संस्थान को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं वसूल सकती, टैक्स नहीं ले सकती, किसी भी व्यक्ति से मजबूर नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आप अपनी स्वेच्छा से देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन सरकार जो है धर्म के नाम पर कर नहीं ले सकती, ठीक है, मंदिर को बढ़ावा देने के लिए या मंदिर के धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, कर नहीं वसूल सकती, मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश देना
धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। ये भी एक कानून है कि अगर जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी शैक्षणिक संस्थान हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहां पर किसी भी तरह का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां पर जो भी निर्देश हो कैसा होगा, राष्ट्रीय निर्देश, राष्ट्र के लिए निर्देश होगा, देश प्रेम का निर्देश होगा, वहां पर आपको धार्मिक निर्देश देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हाँ, प्राइवेट स्कूलों के लिए भी बात कर लेते हैं। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है, यानी अगर कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई व्यक्ति अपना स्कूल खोलकर बैठा हुआ है, तो वहां किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आप वहां पर चाहे जितने धार्मिक निर्देश दो, ठीक है, चाहे जिस तरह से प्रार्थना करवाओ, ठीक है, लेकिन वहां पर जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आप उस प्रार्थना में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो अगर चाहें तो प्रार्थना में भाग ले, अगर धर्म की बात आती है तो, ठीक है, अगर वो चाहें तो भाग ले, नहीं चाहें तो नहीं भाग ले। आप उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वो भी उस मंत्र को या उस नमाज को पढ़े, ठीक है, चाहे हिंदू धर्म का हो या फिर मुसलमान धर्म का हो। ठीक है, क्या है, वहां किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने स्कूल में सुना होगा, कई बार क्या होता है कि हाथ में कलावा बांध के जाते तो उनको कटवा दिया जाता है, ठीक है, या तिलक लगा के जाके तो तिलक मिटवा दिया जाता है कि तिलक नहीं लगा के आ सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते प्राइवेट वाले, ठीक है, आप तिलक लगा के जा सकते हो, कलावा बांध के जा सकते हो। और अगर कहा जाता है कि नहीं, कलावा पहन करके ही आओ, ठीक है, और आप नहीं जाते हो तो आपके साथ दंड नहीं देंगे, आपको आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप पहन करके आओ, ठीक है। या वहां पर अगर हनुमान चालीसा हो रहा है, आप नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़ो, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते बिल्कुल ना पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, समझो इसको। हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर बहुत सचेत थे। अल्पसंख्यक अर्थात वो जिनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है, ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए लिखित गारंटी को लेकर बहुत सचेत थे कि अगर इनको हम लिखित गारंटी नहीं देंगे, लिखित अधिकार नहीं देंगे, तो भैया ये आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जबकि बहुसंख्यक के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं की गई है। ठीक है, देखो, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए लिखित गारंटियां दी गई हैं, इसके लिए हमारे संविधान निर्माता सचेत थे। लेकिन बहुसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करने के लिए, इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दी गई है। इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की जो कार्य पद्धति है वो अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती है। अब जब बहुसंख्यकों के पास ज्यादा ताकत है, ठीक है, तो इनको और अधिक लिखित गारंटियां देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनके पास ताकत नहीं है उनको लिखित रूप से गारंटी देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है। इसलिए इनके लिए यहां पर क्या है कि संविधान निर्माताओं ने सोच करके, ठीक है, बहुत सोच विचार करके लिखित गारंटियां रखी हुई हैं। अन्यथा वे बहुसंख्यक की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो जो गारंटियां दी गई हैं उसी के आधार पर संविधान जो है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। कैसे, अब इस चीज को थोड़ा समझो। अब इनको एक एक करके समझो। तो पहले बिंदु में जो अधिकार दिया गया है वो है कि नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। नागरिकों अर्थात मान लो किसी एक जगह पर 100 लोग रह रहे हैं, कितने, 100 लोग रह रहे हैं। अब इन 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनकी जो भाषा और संस्कृति है वो विशिष्ट प्रकार की है, अर्थात अलग है, और 90 लोगों की भाषा और संस्कृति एक है। ठीक है, तो यहां पर जो ये 10 लोग हैं इनको अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार संविधान ने लिखित रूप से इनको दिया हुआ है। ठीक है, ताकि इनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा होती रहे और ये लुप्त ना हो जाए, ये हमेशा बनी रहे। दूसरे बिंदु में किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिले लेने से रोका नहीं जा सकता। अर्थात जो प्राइवेट स्कूल है, बिल्कुल प्राइवेट, उनकी बात अलग की है। ठीक है, लेकिन जो सरकारी हैं यानी गवर्नमेंट और सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान यानी कि अर्ध सरकारी या जिनको सरकारी सहायता दी जाती, ऐसे विद्यालयों को किसी भी
नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर एडमिशन या फिर कहें दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे स्कूल जो सरकारी हैं या सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं, वो स्कूल किसी भी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर एडमिशन देने से रोक नहीं सकते। ठीक है, आपको हर एक व्यक्ति को दाखिला देना होगा। अगले बिंदु में, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार है। जितने भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, वो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। इसीलिए आप देखो हमारे देश में कितने बड़े पैमाने पर मदरसे चलते हैं और सरकार इन मदरसों को सपोर्ट भी खूब करती है, मदरसों को सपोर्ट खूब करती है। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं योगी जी का एक भाषण सुन रहा था। योगी जी बता रहे, जब सपा की सरकार थी तो सारे मदरसों को खूब फंडिंग दी जाती थी, सारे मदरसों में जितने भी टीचर थे उनको खूब सैलरी दी जा रही थी। योगी जी ने, भाई मजाक वाली चीज में ही लेना, ठीक है, मैं इसे सीरियसली नहीं लेता हूं, योगी जी ने अधिकारियों से पूछा कि भाई यहां पर जो इतना पैसा जा रहा है इससे हमें मिल क्या रहा है, ठीक है, यहां से क्या बन रहा है। तो भाई वहां पर थोड़ा गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। वो कहते कि भाई मदरसों में जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद क्या बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनका कि पढ़ने के बाद बन क्या रहे, भाई मदरसे से डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, या आगे चल करके हायर एजुकेशन प्राप्त करे। तो उन्होंने कहा ना तो हायर एजुकेशन ले रहे, ना डॉक्टर बन रहे, ना इंजीनियर बन रहे, तो उन्होंने क्या बन रहे कि मुल्ला बन रहे। भाई इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल किया था योगी जी ने। तो उन्होंने कहा भाई मैं मुल्ला बनाने के लिए फिर पैसा नहीं देने वाला। उन्होंने सारे मदरसों की जितने भी रोकना चाहते थे उनकी फंडिंग रोक दी। ठीक है, तो भाई जो भी ये धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, ये अपने पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। ठीक है, अब सरकार उनको अनुदान देना चाहे तो दे, उनकी सहायता करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहती तो नहीं करे। इसके ऊपर मतलब कोई नियम नहीं है कि सरकार उनको सपोर्ट करेगी ही करेगी, सरकार उनको पैसा देगी ही देगी। ठीक है, तो ये बात यहां पर ध्यान रखना। मैंने जो शब्दों का उपयोग किया वो थोड़ा सा, अगर आप मुसलमान वगैरह हैं तो लाइटली ही लेना। मैंने वही शब्द यहां पर बोले जो हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बोले थे। ठीक है, आगे बढ़ते। अब यहां पर थोड़ा और डिटेल में समझिएगा क्या कहा जा रहा है। यहां अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। समझिएगा, अल्पसंख्यक शब्द का जो इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है ये केवल देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं है कि भाई एक धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक मत समझना, किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा। ठीक है, वहां अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। मान लो कि भाई ये एक इलाका है, ठीक है, ए नाम का इलाका है। अब ए नाम के इलाके में हिंदी बोलने वाले रहते हैं 70, ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले रहते हैं 20, ठीक है, और 10 लोग में से 5 लोग रहते हैं जो तमिल बोलते हैं और 5 लोग ऐसे हैं जो तेलुगु बोलते हैं। अब यहां पर ये तमिल और तेलुगु वाले अल्पसंख्यक हो गए नहीं हो गए। ठीक है, हम अगर केवल राष्ट्र के स्तर पर देखेंगे, ठीक है, उसी चीज को फिर से समझिए, केवल राष्ट्र के स्तर पर देखेंगे, ठीक है, तो चीज हमें अलग तरह की देखने को मिलेगी। अगर हम इलाके के स्तर पर देखेंगे तो हमें चीजें अलग तरह की देखने को मिलेंगी। क्या कहा जा रहा है, किसी खास स्थान पर एक भाषा बोलने वालों का बहुमत होगा, वहां अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ही आप देख लो, ठीक है, कई तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में देख लो, बिहार में देख लो, पश्चिम बंगाल में देख लो, ठीक है, आप महाराष्ट्र में देख लो, जहां जहां जाओगे। ठीक है, तो केवल राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक ही में देखिएगा। ठीक है, भाषा के आधार पर भी देखिएगा, एक ही धर्म के लोग कई सारी भाषाएं बोलते हैं। आप सनातन धर्म में ही देखोगे तो बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर ऐसे देखोगे धार्मिक अल्पसंख्यक, तो भाई हिंदुस्तान में हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुत मिलेंगे, ये तो बहुसंख्यक में मिलेंगे। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अलग तरह की भाषा बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसी धर्म के आते हैं। भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक लोग आपको मिलेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले बहुसंख्यक हैं, पर कर्नाटक में अल्पसंख्यक मिलेंगे। पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई इलाके के आधार पर भी हमें देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगला टॉपिक है यहां पर कि हमें ये अधिकार कैसे मिलते हैं। हमने कौन कौन से अधिकार देख लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की थी समानता के अधिकार की। कौन सा अधिकार है आपका, समानता का अधिकार, हमने इसे देख लिया। ठीक है, फिर हमने स्वतंत्रता के अधिकार को देख लिया, फिर हमने शोषण के खिलाफ अधिकार देख लिया, फिर हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया, और हमने शैक्षणिक व
सांस्कृतिक अधिकार भी देख लिया। अब दो बचे, एक संवैधानिक उपचार का अधिकार, हाँ ये बचा, केवल समानता का अधिकार भी देख चुके। अब एक केवल संवैधानिक उपचार का अधिकार बचा हुआ, ठीक है। तो हमने ये 5 अधिकार ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। समानता का अधिकार हो गया आपका, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया आपका, सारे समझ में आए नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इसके बाद शोषण के खिलाफ अधिकार हो गया आपका, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी हो गया। अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि हमें ये अधिकार मिलते कैसे, जो संविधान ने अधिकार में दिए हुए हैं ये अधिकार हमें किस तरह से मिलते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह हैं, तब भी ये अधिकार किसी काम के नहीं, ठीक है। ये जो अधिकार है एक तरह की गारंटी है, लेकिन तब भी ये अधिकार किसी काम की नहीं अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला ना हो। क्या कहा जा रहा है, ये अधिकार लिखित रूप से दे तो दिए गए, लेकिन ये अधिकार बिल्कुल भी काम के नहीं रह जाएंगे अगर इन गारंटियों, इन अधिकारों को मानने और लागू करने वाला कोई नहीं होगा। अगर हम मानेंगे ही नहीं कि अधिकार हमारे हैं, ठीक है, मानेंगे ही नहीं ये अधिकार तुम्हें दिया गया, तो तुम कैसे मतलब कर पाओगे काम, होगा ही नहीं, ठीक है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपर्युक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है, हमारे पास उन्हें लागू करने के उपाय हैं। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्रिटिकल है, थोड़ा समझना। अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत सोचने वाली बात है। क्या कहा जा रहा है, मान लो संविधान में जो अधिकार दिए गए ये लिख करके रख दिए गए, ठीक है। अब तब तक ये अधिकार किसी काम के नहीं रहेंगे जब तक इन अधिकारों को मानने और लागू करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। सरकार ने देख लिया अधिकार, लेकिन सरकार इन अधिकारों को लागू ही नहीं कर रही है, तुम जाओ भाड़ में, ठीक है। सरकार ने देखा हाँ संविधान में लिखे रखे हैं, ठीक है, पाकिस्तान की तरह, ठीक है, चाइना की तरह, ठीक है, अधिकार हैं, लेकिन पुस्तक में लिखे रखे, संविधान में लिखे रखे, हम लागू ही नहीं करते, हम मानते ही नहीं कि तुम्हें अधिकार दिया गया। तब क्या कर लोगे, तब ये अधिकार बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है, ठीक है। हमें उपर्युक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि लिख के रख दिए गए, इन अधिकारों को लागू करने के लिए मांग करने का अधिकार भी संविधान ने हमें दिया है। हमारे पास उन्हें लागू करने के उपाय हैं, ठीक है। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, जो कि हमारा सबसे आखिरी मौलिक अधिकार है। कौन सा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर सरकार अधिकारों को लागू नहीं कर रही है तो हम अधिकारों को लागू करने की मांग करेंगे, ठीक है। अगर लागू नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास उपाय हैं, हम उपाय का उपयोग करेंगे, ठीक है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। कौन सा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या है, हमारे पास उन्हें लागू करने का उपाय है, इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं कि भाई संविधान को लागू नहीं किया जा रहा, ठीक है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है, ठीक है। अधिकारों को लागू करने की मांग करना ही संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। ये जो अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अन्य सभी अधिकारों को प्रभावी बनाने का काम करता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, तब तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। हाँ एक मिनट, कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हो सकता है कि भाई संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई एक व्यक्ति कर रहा हो या कोई संस्था कर रही हो, जैसे कि कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, या स्वयं सरकार ही कर रही हो, ठीक है। पर जब इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा होता है, जो 5 अधिकारों की हमने अभी बात की है, इन 5 में से किसी भी अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो हम अदालत के जरिए इन अधिकारों को लागू करा के उल्लंघन को रोकने का काम कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, संवैधानिक उपचार के अधिकार के जरिए। हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम कोर्ट जाएं और कोर्ट जाकर के इन अधिकारों को लागू करने के लिए बात करें, ठीक है। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। बाकी मामलों में क्या होता है कि हमें पहले जिला, मतलब जो सबसे निचले स्तर की अदालत होती है, वहां जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार की बात है तो हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये हमें एक ऐसा विशेष अधिकार उपलब्ध कराता है जिससे कि अन्य अधिकार प्रभावी बन जाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी अधिकार लागू नहीं किया जा रहा है तो आप इसका उपयोग करेंगे और कोर्ट जाएंगे, ठीक है। ये अधिकार किस लिए, ये अधिकार में इसलिए दिया गया है ताकि हमारे अन्य अधिकार जो हैं उनको लागू किया जाए, हमें वो अधिकार मिले,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय यानी कि दिल कहा है कि अगर ये नहीं रहेगा, इसे नहीं हटना चाहिए, बाकी सारे हटा दो। ठीक है, सारे नहीं, मतलब कोई भी नहीं हटना है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब सारे अधिकार प्रभावहीन हो जाएंगे, तब ये अधिकार बाकी सारे अधिकारों को प्रभावी बना देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मतलब हमारे शरीर के एक अंग फेल होगा, पैर काम नहीं करेगा, पूरा शरीर काम करेगा। एक दूसरा पैर काम करना बंद कर, दोनों पैर काम करना बंद कर सकते हैं, फिर भी आप जीवित रहोगे। दोनों हाथ काम करने बंद कर देंगे, फिर भी आप जीवित रहोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके शरीर से आपकी आत्मा निकल जाए, तो फिर तो सब कुछ काम करना बंद कर देगा। आपका हृदय काम करना बंद कर दे, तो फिर तो भाई पूरे शरीर में ब्लड मतलब जाने बंद हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो संविधान की आत्मा और हृदय क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपको लगता है कि कोई भी मतलब कानून सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा, तो आप जाओ तुरंत संवैधानिक उपचार के अधिकार का उपयोग करो, कोर्ट चले जाओ। ठीक है, अगले बिंदु में मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? मौलिक अधिकार जो है विधायिका, कार्यपालिका और सरकार के द्वारा गठित की गई किसी भी प्राधिकारी की गतिविधियों और फैसलों से ऊपर रहता है। कोई भी सरकार काम कर रही है, कोई भी फैसला ले रही है, ठीक है, हर फैसला, हर सरकारी अधिकारी के द्वारा किए गए कार्य सबसे ऊपर रहते हैं आपके मौलिक अधिकार। कहा गया ना कि मौलिक अधिकारों को सरकार से भी ऊपर रखा गया। अब सरकार के नीचे ही आती कार्यपालिका, विधायिका। ठीक है, तो सरकार कोई काम करे या विधायिका करे या फिर कार्यपालिका करे, इन सब से ऊपर आते हैं आपके मौलिक अधिकार, टॉप लेवल पर। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें किसी कमी हो, तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसा मतलब कानून बनाए जा रहे जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ठीक है, सरकार कोई ऐसा फैसला ले रही है जो मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो वो तुरंत ही अवैध हो जाएगा। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकती, चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो, कोई भी। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अगर हनन करने वाला कोई भी कानून बनेगा, तो वो ऑटोमेटिक अवैध हो जाएगा। आप कोर्ट जाओ, कोर्ट तुरंत उसे रद्द कर देगा। ठीक है, हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसे उनके द्वारा गठित संस्थानों की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या नीति या फैसला का, ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रीयकृत बैंकें होती हैं या बिजली बोर्ड हो गया या सरकार के द्वारा गठित की गई कोई भी संस्था, जैसे कि रेलवे है या शिक्षा विभाग है या आपका मतलब बिजली विभाग हो गया, ठीक है, सरकार के द्वारा गठित की गई किसी भी संस्था या सरकार, ठीक है, इनके द्वारा बनाई किसी भी नीति या फैसले का अगर हमें विरोध करना है, अगर वो मौलिक अधिकार के खिलाफ जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं, कहां पर? कोर्ट में। ठीक है, अगर वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो भैया उसे रद्द होना होगा। ठीक है, अगले बिंदु में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है, दोनों को। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार के मामले में आएगी कोई बात, ठीक है, क्या है? इन दोनों को मौलिक अधिकार को लागू करने, ठीक है, के मामले में निर्देश देने और आदेश या रिट जारी करने का अधिकार, दोनों को। ठीक है, सरकार मतलब काम नहीं करेगी, फिर सरकार से ऊपर है मौलिक अधिकार। ठीक है, अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवाती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। अध्याय 4 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। जो न्यायपालिका है, ठीक है, इसके ऊपर ना सरकार का दबाव है ना ही संसद का दबाव है, दोनों से स्वतंत्र रहती है। ठीक है, न्यायपालिका एक अलग व्यवस्था है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। ठीक है, तो अगर किसी के साथ मतलब गलत होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो यहां पर क्या है कि न्यायपालिका उसे हर्जाना भी दिलवा सकती है और हर्जाना दिलवाने के अलावा क्या है कि यहां पर जो गड़बड़ी करेगा उसको दंडित करने का भी काम कर सकती है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी हो वह करने में सक्षम भी है। ठीक है, नागरिकों के अधिकार में जो कुछ भी है वो सब करने में सक्षम है। कौन? न्यायपालिका।
ठीक है। अगले, मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, इंस्टेंटली वो अगर जाना चाहे तो अदालत जा सकता है। पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामले में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। एक मिनट थोड़ा समझिएगा, समझिएगा क्या कहा जा रहा है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत जा सकता है। पर अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का, अगर मतलब आप खुद पीड़ित हैं तो जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं सामाजिक या सार्वजनिक हित का मामला है, ठीक है, तो ऐसे मामले में भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के आप कोई भी व्यक्ति अदालत जा सकता है कि भाई देखो सरकार जो कानून बना रही है ये समाज के लिए सही नहीं है या सार्वजनिक हित के लिए नहीं है, तो भैया तुरंत आप जाओ, ठीक है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। किसके माध्यम से? जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है, ठीक है। इनमें एक मिनट, हाँ, इनमें कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाया जाता है। देखो, जो जनहित याचिका है ये कई तरह से फाइल की जा सकती है, ठीक है। जनहित याचिका कई माध्यमों से दी जा सकती है। आप मात्र एक पेपर पर लिख दो और मतलब भेज दो जज के नाम, मतलब पोस्ट कार्ड यानी कि पोस्ट कर दो, पहुंचेगी, जज उसे पढ़ेंगे और अगर उन्हें लगेगा कि हाँ है मामला सीरियस तो उठाएंगे। अभी मैंने एक सुना था कि एक बच्चा था, ठीक है, तो वो स्कूल की टाइमिंग को लेकर परेशान था, उसने जनहित याचिका दे दी और उसकी टाइमिंग बदलवा दी सुप्रीम कोर्ट ने। समझो, मतलब इतने इस लेवल तक उसने मात्र एक कॉपी के पेज पर लिखा और पोस्ट कर दिया, ठीक है, और स्कूल की टाइमिंग बदलवा दी, इतना है, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति या फिर समूह, जैसे कि ग्रुप है या एक कम्युनिटी है, ठीक है, तो ये क्या है कि सरकार के किसी भी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक यानी कि सभी लोगों, सामाजिक या सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च या फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। और ऐसे मामले में होता क्या है, आपको सिर्फ एक जज के नाम पोस्ट कार्ड लिखना होता है, ठीक है, पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से आप उठा सकते हो मामला, ठीक है, फिर कोर्ट देखेगा जो भी होगा, ठीक है। तो इतना मतलब इस लेवल तक रहता है। अच्छा, मानव अधिकार आयोग क्या है, ठीक है, यहां तक आपके मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है। हमने सभी मौलिक अधिकारों को एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। आपके जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, बाकी सारे भी, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर आपको दो तीन चीजें और समझनी है। एक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है, इसके बाद अधिकारों का बढ़ता दायरा, ये दो चीजें और रह गई हैं। फिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र क्या है, ठीक है। ये तीन चीजें, इसे हम अब अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक सारे समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर हम कई सारे पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करते हैं और चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ तो वहां पर आपको मिल ही जाता है, ठीक है। कोई भी प्रश्न मुझसे पूछने, प्रिपरेशन से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी सभी लोग हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप पर हमारे नोट्स, कोर्सेस अवेलेबल हैं और अभी ऑफर में हम आपको एक कूपन कोड देते हैं अभिषेक सर नाम से, ठीक है, ABHISHEKSIR विदाउट स्पेस के। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर आप अगर हमारे कोर्स को परचेस करते हो तो 25% तक का, ठीक है, 25% तक का, 26% तक का या 30% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा आपको मिल जाएगा। बस इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये रहा, ठीक है। कोर्स परचेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नोट्स परचेस करना है तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो कर लीजिएगा, सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।